बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से कभी पूछा गया कि भाई सफलता का सबसे जरूरी तत्व क्या है, एक शब्द, और दोनों का जवाब बिल्कुल एक था, फोकस। फोकस। लेकिन हम सब आजकल ऐसा लगता है जैसे लगातार भाग रहे हैं, वक्त ही नहीं है। पर जब देखते हैं कि हासिल क्या हुआ तो कुछ खास नहीं, बस एक व्यस्त होने का एहसास। हाँ, और वो एहसास ही तो असल में धोखा है। मुद्दा घड़ी का नहीं है, मुद्दा है हमारे बिखरे हुए ध्यान का, फ्रैक्चर्ड अटेंशन जिसे कहते हैं। अच्छा। यही है व्यस्तता का भ्रम। प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की उतनी नहीं है जितनी अटेंशन मैनेजमेंट की है। और डेरियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स ठीक इसी जड़ पर बात करती है। आज इसी को थोड़ा खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बिखरा हुआ ध्यान है, ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? मतलब इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है हमें? इसे आप अटेंशन इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखिए। आज के जमाने में सबसे कीमती चीज, सबसे दुर्लभ करेंसी अगर कुछ है तो वो है आपका ध्यान। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, सब आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही आप अपनी एकाग्रता, अपना फोकस खर्च कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। बाप रे! तो मतलब हर बार ध्यान भटकने पर हम अपनी कोई मानसिक पूंजी गंवा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सीधा जुड़ता है एक और चीज से जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड थियरी। देखिए, हमारे दिमाग में जो वर्किंग मेमोरी है ना, वो कंप्यूटर की रैम की तरह लिमिटेड है। अच्छा। अब लगातार जानकारी आ रही है, ईमेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये सब मिलकर उसे ओवरलोड कर देते हैं। दिमाग बस जैम हो जाता है। ओके, तो रैम लिमिटेड है, पर जैसे हम एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं, क्या दिमाग फौरन स्विच कर लेता है या उसमें भी कोई नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है टास्क स्विचिंग लेटेंसी का, या आप इसे अटेंशन रेजिड्यू भी कह सकते हैं। अटेंशन रेजिड्यू मतलब ये कि दिमाग पूरी तरह से पिछले काम से हटता ही नहीं है। उसका कुछ हिस्सा, कुछ अवशेष वहीं अटका रहता है, और वो अवशेष नए काम पर आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप कोई जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं पूरी एकाग्रता से, बीच में एक ईमेल का नोटिफिकेशन आया, आपने फट से जवाब दिया और फिर वापस रिपोर्ट पर फोकस करने की कोशिश की। हाँ, उसमें टाइम लगता है, दिमाग वापस सेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। वो जो वापस पटरी पर आने में दिमागी कश्मकश होती है ना, वही है लेटेंसी, वही है कीमत। और हर बार जब आप स्विच करते हैं, ये कीमत बढ़ती जाती है। और ये छोटी छोटी कीमतें मिलकर कितनी बड़ी बन जाती हैं, कोई अंदाजा है? रिसर्च तो ये कहती है कि 40% तक प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। आप सोचिए। 40%? हाँ, मतलब आपके काम के दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस स्विचिंग में, इस दिमागी उठापटक में बर्बाद हो रहा है। और नतीजा, गलतियां ज्यादा होती है, थकान बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल ऊपर जाता है, हिट्स मिलते हैं, मिला, कमेंट आया, नया ईमेल आया, और हमारा दिमाग एडिक्ट हो जाता है। उसे बार बार चेक करने की तलब लगती है। तो गहरे काम की, डीप वर्क की क्षमता तो खत्म ही हो जाती होगी इससे। काफी हद तक वो लगातार नवीनता की खोज हमें बांधे रखती है। ये सब सुनने में तो सच कहूं तो डरावना लग रहा है। क्या कोई तरीका है इस जाल से निकलने का? हाँ, बिल्कुल है। और रास्ता फोकस को वापस पाने से ही शुरू होता है। एक बहुत कारगर रणनीति है सिंगल कॉन्टेक्स्ट स्ट्रैटेजी। सिंगल कॉन्टेक्स्ट मतलब एक समय में एक ही तरह के काम पे ध्यान देना। मिसाल के तौर पर जैक डॉर्सी को देखिए, जब वो ट्विटर और स्क्वायर दोनों के सीईओ थे। हाँ। उन्होंने अपने हफ्ते को थीम डेज में बांट दिया था। थीम डेज? वो कैसे? जैसे सोमवार को सिर्फ मैनेजमेंट के काम, मंगलवार को सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस, बुधवार को मार्केटिंग। हर दिन एक ही कॉन्टेक्स्ट, एक ही थीम। अच्छा, इससे दिमाग को बार बार गियर नहीं बदलना पड़ता होगा? बिल्कुल। कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है और गहरे सार्थक काम के लिए स्पेस बनता है। और ये सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है, कोई भी इसे अपना सकता है। हाँ, मुझे वो स्टार्टअप फाउंडर सारा का उदाहरण याद आ रहा है। वो मीटिंग से इतनी परेशान थी जी। उसने हफ्ते में 3 दिन मेकर डेज बना दिए। उन दिनों कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ बनाने वाला काम, कोड लिखने वाला, स्ट्रैटेजी बनाने वाला। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इंजीनियरिंग टीम का आउटपुट बढ़ गया और उसका खुद का स्ट्रेटेजिक काम जो पहले हो ही नहीं पा रहा था, वो 3 गुना हो गया। ये बिल्कुल सीधा उदाहरण है कि कैसे प्रोडक्टिविटी ने व्यस्तता को हराया। सही कहा। और इसे असलियत में करने के लिए कुछ टूल्स, कुछ तकनीकें भी हैं। एक तो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब कैलेंडर में टाइम फिक्स करना। हाँ, जैसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, वैसे ही अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर दीजिए। मान लीजिए सुबह 9 से 11 सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स, और उस दौरान कुछ और नहीं। ये आपके फोकस का किला बन जाता है। और ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, एप्स, वेबसाइट्स, इनका क्या करें? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते। इनके लिए भी हथियार हैं, जैसे फ्रीडम ऐप
या इसी तरह के दूसरे टूल्स ये कुछ समय के लिए उन भटकाने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो इच्छा शक्ति पर कम निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक और बहुत पावरफुल फिल्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, वन टास्क दैट मैटर्स फिल्टर, OTTM। OTTM, वो एक काम जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। दिन की शुरुआत में खुद से बस एक सवाल पूछना है, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर पाया तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे लक्ष्यों की सुई को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगा। उस एक काम को पहचानिए और अपनी सबसे अच्छी एनर्जी, अपना प्राइम फोकस सुबह सबसे पहले उसी पर लगाइए। इससे पूरे दिन के लिए एक दिशा मिल जाती है। ये पक्का हो जाता है कि आपकी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा सही जगह लग रही है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि समय तो सबके पास उतना ही है, 24 घंटे। असली खेल ध्यान का है। ध्यान कमाना पड़ता है। हाँ, वो एक सीमित संसाधन है, बहुत कीमती। उसे अपनी मानसिक पूंजी की तरह देखिए, उसे ट्रैक कीजिए, उसे बचाइए और बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। मतलब जानबूझकर अपने फोकस को कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शंस की लीकेज बंद करने होंगे और गहरी एकाग्रता की, आप कह सकते हैं, मांसपेशी बनानी होगी, उसे मजबूत करना होगा। ताकि हम इस व्यस्तता के भ्रम से बाहर निकल सकें और अपनी असली मानसिक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, को वापस पा सकें। और जाते जाते बस एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अभी इसी वक्त आपके ध्यान पर वास्तविक रिटर्न क्या मिल रहा है? हर हाँ की ना मतलब एक कीमत होती है। हाँ, बिल्कुल। इस भागती दुनिया में जहां हर तरफ से मौके और जानकारी हमें खींच रही हैं, वहां चुनकर चीजों को हटाना, मतलब ना कहना, वो एक असली ताकत है। सही कहा। ये जो अनिर्णय है, हमेशा हाँ कहने की कोशिश, दूसरों को खुश रखने की चाह, हाँ, ये प्लेजर ट्रैप। ये सब हमारी दिमागी बैटरी कैसे चूस लेते हैं और क्यों ये अधूरे काम, अटके हुए फैसले हमारी सोच को क्या कहते हैं, धुंधला कर देते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, है ना? ये रणनीतिक तरीके से हटाने की कला। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन। हमारा दिमाग वो कंप्यूटर की रैम जैसा है, नहीं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही, जैसे बहुत सारे टैब्स खुले हों। हाँ, बहुत सारे अधूरे काम, बिना जवाब वाले ईमेल, टाले हुए फैसले, ये सब दिमाग में ओपन लूप्स की तरह हैं। ओपन लूप्स, हाँ, यानी ऐसे काम या वादे जो दिमाग में अटके रहते हैं, पूरे नहीं हुए। और ये बैकग्राउंड में लगातार हमारी मेंटल एनर्जी खाते रहते हैं। हाँ, ज़ाइगार्निक प्रभाव भी तो यही कहता है। हाँ, ज़ाइगार्निक इफेक्ट, कि हमें अधूरे काम पूरे कामों से ज्यादा याद रहते हैं और एक तरह से परेशान करते हैं। और इसका नतीजा दिमागी रैम पर ओवरलोड, ध्यान भटकना, चिंता बढ़ना, फैसले लेने में मुश्किल। हाँ, और ऐसा लगना कि सब बिखरा हुआ है। लगातार कई कामों में उलझे रहना, वो हमें किसी एक काम पर गहराई से फोकस ही नहीं करने देता। और फिर होता है बर्नआउट। बिल्कुल, ये सीधे बर्नआउट की तरफ ले जाता है और इसी से वो डिसीजन फटीग होती है। डिसीजन फटीग, यानी निर्णय लेने की थकान। हाँ, जब छोटे छोटे फैसले लेना भी भारी लगने लगता है। अच्छा, तो इसी फोकस के लिए वॉरेन बफेट का वो 255 नियम है ना, वो कमाल का है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अपने 25 करियर लक्ष्य लिखिए, ओके, फिर उनमें से सिर्फ 5 जो सबसे जरूरी हैं उन पर गोला बनाइए। ठीक है, 5 चुन लिए, फिर? हाँ, और यहाँ बफे का असली मैसेज है। वो कहते हैं कि बाकी बचे 20 लक्ष्य, हाँ। वो आपकी हर कीमत पर बचने वाली सूची है। अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट। अच्छा, मतलब सिर्फ कम जरूरी नहीं? नहीं, वो कहते हैं ये खतरनाक है। हाँ। ये आपका ध्यान भटकाएंगे और आपको उन टॉप 5 लक्ष्यों से दूर ले जाएंगे। वाह। तो असली ताकत इसमें नहीं कि क्या जरूरी है, हाँ। बल्कि उसे सख्ती से हटाने में है, जो उतना जरूरी नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लगे। अनुशासन, इसी से फोकस आता है। बिल्कुल, असाधारण फोकस। और फिर एक और चीज है जो फोकस खा जाती है, फोमो। ओ हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। ये तो जैसे हमारे प्रदर्शन का दुश्मनी है। बिल्कुल है, ये हमें हर मौके, हर बुलावे पर हाँ कहने को मजबूर करता है, भले ही वो हमारे लक्ष्यों या हमारी एनर्जी के हिसाब से बिल्कुल गलत हो। सही लगता है, जैसे ना कह दिया तो पता नहीं क्या खो देंगे। हाँ। और होता क्या है, कोशिशें बढ़ जाती हैं, हम हर चीज में बस ऊपरी तौर पर शामिल होते हैं और मन में असंतोष रहता है। हाँ, और फैसले लेने की शक्ति जैसे जाम हो जाती है, क्योंकि हर हाँ का मतलब है किसी दूसरी चीज को ना। और अक्सर वो चीजें हमारी सबसे जरूरी प्राथमिकताएं होती हैं। बिल्कुल, इसका इलाज है जोमो। जोमो,
जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, यानी जो छूट रहा है उसे खुशी खुशी छोड़ना और जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना। तो ये दिलचस्प है। अच्छा, एक उदाहरण था ना वो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर सारा का। हाँ, सारा का केस बहुत काबिल थी, लेकिन हर काम को हाँ कहने की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी, बर्नआउट के कगार पर। करियर में भी ठहराव आ गया था। बिल्कुल। फिर उसने एक क्या नहीं करना है सूची बनाई, नॉट टू डू लिस्ट। क्या नहीं करना है सूची, ये क्या था? उसने तय किया कि वो क्या क्या नहीं करेगी, जैसे कम पैसे देने वाले क्लाइंट्स को मना करना शुरू किया। ओके। सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा, जो चीजें उसकी एनर्जी बर्बाद कर रही थीं, वो हट गईं, फोकस तेज हो गया। अच्छा। 6 महीने के अंदर उसका तनाव काफी कम हो गया, काम में मजा आने लगा, और आमदनी? आमदनी 2 गुनी हो गई। वो क्या नहीं करना है सूची उसका सबसे बड़ा ऑप्टिमाइजेशन टूल बन गई। कमाल है। तो ये क्या नहीं करना है सिस्टम वाकई काम करता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। ये आपकी प्रायोरिटियां साफ करता है, डिसीजन फटीग कम करता है, और गहरे फोकस वाले काम के लिए समय और ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल। इसमें वो एसेंशियलिज्म मैट्रिक्स जैसे तरीके भी मदद करते हैं। हाँ, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, जो कामों को उनकी ज़रूरत और अहमियत के हिसाब से बांटने में मदद करता है, ताकि आप पहचान सकें कि वाकई क्या ज़रूरी है। या फिर डिसीजन फिल्टर्स, डिसीजन फिल्टर्स। मतलब पहले से तय कुछ सवाल या मानक जिनके आधार पर आप किसी नए मौके को परखते हैं कि उसे हाँ कहना है या नहीं। एक तरह का गेट कीपर। समझ गया। तो सबक साफ है, हटाना ही असल में आगे बढ़ना है। एलिमिनेशन इज ऑप्टिमाइजेशन। हर चीज को हाँ कहना अपनी ऊर्जा गंवाने और कमजोर प्रदर्शन करने का पक्का रास्ता है। सही बात है। असली तरक्की ज्यादा चीजें जोड़ने से नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीजों को हिम्मत से हटाने से आती है। ये कमी नहीं है, ये तो आजादी है। बिल्कुल, मुक्ति है। अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन गिनी चुनी चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं। हाँ, और कभी कभी अच्छी चीजों को ना कहना पड़ता है, ताकि आप सबसे बेहतरीन चीजों के लिए पूरी ताकत से हाँ कह सकें। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात है। हाँ, आज वो कौन सी एक चीज है जिसे आप हटा सकते हैं, ताकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए जगह बन सके। कभी सोचा है क्या होता है जब हम उन लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो शायद हमने खुद चुने ही नहीं? एक तरह से जैसे गाड़ी तो चल रही है, पर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ किसी और का है। हाँ, बिल्कुल। इसी को पहचान का भटकाव या आइडेंटिटी ड्रिफ्ट कहते हैं। बाहर से देखने में शायद सब ठीक लगे, हो सकता है कामयाबी भी दिखे, पर अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। खालीपन? क्यों? क्योंकि हमारे अपने मूल्य, हमारी दिशा वो तय ही नहीं होती। हम दूसरों के रास्ते पर चलते जाते हैं और अपनी मंजिल कहीं खो जाती है। तो ये भटकाव ये आता कहाँ से है? क्या ये बस हमारी अपनी मर्जी का मामला है? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। जैसे विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभवों के बाद भी कि अर्थ ही जिंदगी की कुंजी है। हाँ, लोगोथेरेपी। बिल्कुल। मुश्किल हालात में भी जीने का कोई मतलब ढूंढना, वही हमें टिकाए रखता है। और जब ये क्यों नहीं मिलता, तब आता है वो फ्रैंकल का बताया हुआ अस्तित्वगत शून्य, एक गहरा मनोवैज्ञानिक खालीपन। और जब जिंदगी का क्यों साफ नहीं होना, तो दिमाग इस खालीपन को भरने के लिए कुछ भी पकड़ लेता है। जैसे दूसरों की तारीफ, समाज के सफलता के पैमाने, या बॉस की उम्मीदें। हम असल में दूसरों की जरूरतों को, उनकी प्राथमिकताओं को अपनी मान लेते हैं। और आज की दुनिया तो जैसे इसी शून्य को भुनाने में लगी है। सोशल मीडिया पर वो लाइक्स की दौड़, हाँ, शॉपिंग का नशा, कॉर्पोरेट दुनिया में वो अगली प्रमोशन की होड़। हाँ, ये सब क्या है? छोटे छोटे इनाम। बिल्कुल। ये एक तरह की आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है। दिमाग को आदत पड़ जाती है छोटे छोटे डोपामिन हिट्स की। देखो, चाहो नकल करो। सही। देखो कोई सफल दिख रहा है, चाहो वैसा ही स्टेटस, वैसी ही तारीफ मिले, नकल करो, उसी रास्ते पर चल पड़ो। ये जो फौरन मिलने वाला मजा है ना, ये हमें असली गहरे मतलब से भटका देता है। और इसकी कीमत सिर्फ ये भटकावी है या नहीं? कीमत ज्यादा भारी है। हमारा आत्मसम्मान वो बाहरी तारीफ पर टिक जाता है, नाजुक हो जाता है। दूसरों से तुलना करते करते थकान होने लगती है, और अक्सर ये महसूस होता है कि हम सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं पर वो दीवार ही गलत है। नतीजा बर्नआउट, अंदर से खोखलापन। बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? इस चक्र से बाहर कैसे निकलें?
क्या सिर्फ सोचने से काम चलेगा? सोचने से शुरुआत होती है, पर असली बदलाव करने से आता है। मतलब रिएक्ट करने के बजाय रुक कर विचार करना होगा। कैसे? कुछ तरीके हैं, जैसे लाइफ ऑडिट या विजन जर्नलिंग, खुद से कुछ सवाल पूछना। जैसे कि? जैसे मेरा एक परफेक्ट साधारण दिन कैसा दिखेगा? मैं किन लोगों की या किन गुणों की दिल से इज्जत करता हूँ? कौन सी नाइंसाफी है जो मुझे अंदर तक गुस्सा दिलाती है? ये सवाल, ये आपको आपके असली मूल्यों की तरफ इशारा करते हैं। आपने डेविड का उदाहरण बताया था, वो टॉप कंसल्टिंग फर्म वाला। हाँ, डेविड, मैनेजिंग डायरेक्टर, 20 साल का शानदार करियर, पर अंदर से खाली। वो प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे थे ना, जो शायद उनके परिवार से मिला मूल्य था। हाँ, बिल्कुल। और जब उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया, तब उन्होंने वो लाइफ ऑडिट किया। और क्या मिला? पता चला उनके असली मूल्य बिल्कुल अलग थे। उपस्थिति, मतलब बच्चों के साथ तन मन से मौजूद रहना, रचनात्मकता और सरलता। प्रतिष्ठा, वो तो लिस्ट में कहीं थी ही नहीं। बाप रे। और इस एहसास ने क्या बदला फिर? सब कुछ। उन्होंने वो हाई प्रोफाइल, ज्यादा सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। हाँ, और ऐसा काम चुना जो उनके इन नए पहचाने हुए मूल्यों से मेल खाता था। भले ही पैसे शायद कम थे। उनका कहना था कि अब वो असलियत में अमीर महसूस करते हैं, पैसे से नहीं, बल्कि मन की शांति से, अपने मूल्यों के साथ जीने से। ये तो बहुत बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन क्या ये सबके लिए इतना आसान है? अपने मूल्य पहचानना, फिर जिंदगी बदलना, कोई ठोस तरीका है ऐसे करने का? हाँ, एक प्रैक्टिकल टूल है, जीवन प्राथमिकता मैट्रिक्स, लाइफ प्रायोरिटीज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स? कैसा मैट्रिक्स? सोचिए, ये आपकी जिंदगी का एक एक्सरे जैसा है। ये दिखाता है कि आपका वक्त और आपकी एनर्जी असल में जा कहाँ रही है। आप अपने मुख्य काम, अपनी मुख्य एक्टिविटीज लिस्ट करते हैं और फिर उन्हें अपने टॉप 3 या 5 मूल्यों के हिसाब से स्कोर देते हैं, -2 से +2 तक। +2 मतलब वो काम पूरी तरह आपके मूल्यों के साथ है, और -2 मतलब? बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल सही। ये मैट्रिक्स आईने की तरह साफ कर देता है कि आपकी कही हुई बातों, यानी आपके मूल्यों, और आपकी करी हुई बातों, यानी आपके रोज के कामों में कितना अंतर है। जिन कामों का स्कोर कम आता है ना, वही असल में आपके भटकाव के कारण है, वही आपको पीछे खींच रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या सब कुछ फौरन बदल दें जिनका स्कोर कम है? नहीं, एकदम से बड़े बदलाव शायद मुमकिन ना हो, और जरूरी भी नहीं। ये मैट्रिक्स छोटे लेकिन असरदार स्ट्रेटेजिक बदलाव करने में मदद करता है। जैसे कहाँ थोड़ा समय कम करना है, किस चीज को ना कहना सीखना है, और कहाँ थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगानी है। ये भटकाव को ना आंकड़ों में बदल देता है, डेटा में। अच्छा। और जब समस्या साफ दिखती है, नंबरों में दिखती है, तो उसे सुलझाना आसान हो जाता है। तो मतलब अगर हमने अपने मूल्य, अपनी दिशा तय नहीं की, हाँ, तो कोई और कर देगा। हाँ, हमारा बॉस, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, बाजार के ट्रेंड, समाज का दबाव, कोई भी। और हम अनजाने में ही दूसरों के लक्ष्यों के लिए जीते रहेंगे। हाँ, चुपचाप समझौता करते हुए। बिल्कुल। ये स्पष्टता, ये कोई एक बार की मंजिल नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, रोज का काम, अपना नक्शा खुद बनाने जैसा है। तो फिर सवाल यही है, अपनी दिशा खुद तय करेंगे या हालात को तय करने देंगे? परिभाषित करें या परिभाषित हो जाएं, चुनाव हमारा है। हम सब सोचते हैं ना कि कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए वो एक खास मूड चाहिए, वो मोटिवेशन की लहर आएगी तब करेंगे। हाँ, और इसी इंतजार में ही तो गाड़ी अटकी रहती है अक्सर। सही कहा। तो क्या ये जो मोटिवेशन मिथ है, मतलब ये इंतजार करना, यही असल में हमारी तरक्की का दुश्मन है? बिल्कुल। देखिए, मोड पर निर्भर रहना तो ऐसा है जैसे रेत पर घर बनाना। आज है, कल नहीं। मतलब कभी बहुत काम हो गया, फिर हफ्तों कुछ नहीं। एग्जैक्टली। जबकि अगर एक सिस्टम हो, आदतें बनी हो, तो आप काम करते रहते हैं, मूड कैसा भी हो। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि क्यों सिस्टम, मतलब प्रक्रिया, हमारी भावनाओं से ज्यादा ताकतवर है, और ये अपना इंजन कैसे बनाए। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहली बात यही समझनी है, प्रेरणा का इंतजार मत करो। काम करने से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से काम नहीं। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है सुनने में। हाँ, पर सोचिए, आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, थोड़ी प्रोग्रेस दिखती है, अच्छा महसूस होता है, और फिर आप और एक्शन लेते हैं। ये एक लूप बन जाता है,
एक्शन, प्रोग्रेस, अच्छा लगना और एक्शन। ये बात तो है। मूड तो बहुत चंचल है और इच्छा शक्ति वो भी तो लिमिटेड होती है ना। बिल्कुल, विल पावर एक बैटरी की तरह है, खत्म हो जाती है। सिस्टम आपकी वो बैटरी बचाता है, वो ऑटो पायलट मोड है। ओके, तो ये ऑटो पायलट ये आदतें बनती कैसे हैं दिमाग में? कोई साइंस है इसके पीछे? हाँ, है ना। हमारा दिमाग वो ऊर्जा बचाना चाहता है, तो जो काम बार बार होता है उसे वो ऑटोमेटिक बना देता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक इशारा या ट्रिगर, फिर वो काम यानी रूटीन, और फिर इनाम या रिवॉर्ड। इशारा, काम, इनाम, हैबिट लूप। हाँ, और जितनी बार ये लूप चलता है, दिमाग में इसके रास्ते उतने ही पक्के होते जाते हैं। बेसल गैंग्लिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब मिलकर आदत को इतना गहरा कर देते हैं कि फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो जो शुरू करने वाली मुश्किल है, आलस आता है, टालते रहते हैं, उसे कैसे तोड़ें? बिहेवियरल इनर्शिया जिसे कहते हैं शायद। हाँ, वही रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना सबसे मुश्किल। यहीं पर जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल बहुत काम का है। 2 मिनट रूल, ये क्या है? सिंपल, कोई भी नई आदत शुरू करनी है, उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट से कम में हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बस शुरू करना है। वो जो शुरू करने का रेजिस्टेंस है ना, उसे कम करना है। जैसे किताब लिखनी है, ये बड़ा लगता है, हाँ, बहुत। लेकिन लैपटॉप खोलकर बस एक लाइन लिखनी है, ये तो हो सकता है। या रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है, मुश्किल, पर सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनने हैं। हाँ, जूते तो पहन ही सकते हैं। बस ये छोटे एक्शन आपकी पहचान बनाने में मदद करते हैं। आप वो काम करने वाला इंसान बनने लगते हैं। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। क्या सच में इतने छोटे कदम से मतलब बड़ा फर्क पड़ता है? पड़ता है। एक सेल्स वाली लड़की थी, सारा। उसकी दिक्कत यही थी, मूड अच्छा तो सेल्स अच्छी, मूड खराब तो कुछ नहीं, एकदम ऊपर नीचे। ओके, तो उसने क्या किया? सिस्टम बनाया? हाँ, उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया। रोज सुबह ऑफिस पहुंचकर डेस्क पर बैठते ही पहला काम सीआरएम खोलकर 10 नए लीड्स निकालना, बस इतना। ठीक है, फिर लिखने का आलस ना आए, इसलिए उसने ईमेल के टेम्पलेट बना लिए। लीड निकालने के तुरंत बाद उन्हीं टेम्पलेट से ईमेल भेज दिए। ये हो गया हैबिट स्टैकिंग, एक आदत के बाद दूसरी। अच्छा, लीड निकालो, फौरन ईमेल भेजो। हाँ, और फॉलोअप के लिए कैलेंडर में रिमाइंडर सेट कर दिए ताकि कुछ छूटे ना, सब ऑटोमेटेड। और नतीजा? मूड का क्या हुआ? मूड का असर खत्म। 90 दिन में उसकी सेल्स, आप मानेंगे नहीं, 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना? कमाल है। हाँ, क्योंकि सिस्टम मूड की नहीं सुनता, सिस्टम तो बस चलता है। उसने मोटिवेशन ढूंढना छोड़ा, प्रोसेस बना दिया। तो कोई अपना ऐसा इंजन कैसे बनाए? क्या तरीके हैं? अपनी नई 2 मिनट वाली आदत जोड़ दो। कॉफी बनाने के बाद मैं आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखूंगा, बस। सिंपल। और दूसरा, एग्जीक्यूशन कैलेंडर। एक बड़ा सा कैलेंडर लो, दीवार पे लगाओ या ऐप यूज करो। जिस दिन अपनी आदत पूरी करो, उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाओ। अच्छा, वो चेन बनाने वाला तरीका। हाँ, डोंट ब्रेक द चेन। कोशिश करो कि चेन टूटे ना। और अगर एक दिन मिस हो भी जाए तो रूल बनाओ, लगातार 2 दिन कभी मिस नहीं करना। नेवर मिस ट्वाइस। ये अच्छा है, नेवर मिस ट्वाइस। और माहौल का कितना रोल है, आसपास की चीजों का? बहुत बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं इसे। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें करना आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे अगर रोज सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो रात को ही किताब तकिए के पास रख दो। दिखनी चाहिए, आसान होनी चाहिए उठाने में। हाँ, ठीक। और अगर फोन पे टाइम बर्बाद होता है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दो, नजर से दूर, पहुंच से दूर। अच्छी आदत का रास्ता साफ, बुरी का मुश्किल। तो मतलब लबोलुबाब ये है कि असली टिकाऊ तरक्की मोटिवेशन के झटकों से नहीं आती, वो आती है सोच समझकर बनाए गए सिस्टम से। सिस्टम हमेशा भावनाओं पर भारी पड़ता है। बिल्कुल, हर बार। वो मोटिवेशन की चिंगारी का इंतजार करना छोड़ना होगा, अपना इंजन बनाना होगा आदतों का, प्रोसेस का, सही माहौल का। एक ऐसा इंजन जो चलता रहे, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। पहला कदम छोटा रखना है, लगातार करते रहना है, ट्रैक करना है और माहौल को अपने हिसाब से ढालना है। यही है, एक्शन से मूड बदलेगा, मूड से एक्शन नहीं। अपनी जिंदगी का कंट्रोल, वो जो भावनाओं के हाथ में चला जाता है, उसे वापस लेना है, सिस्टम के जरिए,
असली पावर वही है। आज के जमाने में जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन एक बाढ़ की तरह है, हाँ बिल्कुल। और ये अक्सर ज्ञान नहीं, सिर्फ एक शोर होता है जो हमारी सोचने की शक्ति को कुचल रहा है। सही कहा। हम सब ये महसूस करते हैं ना, ये लगातार डिजिटल भटकाव, ये जो इनपुट ओवरलोड है, लगता है जैसे हमारी क्रिएटिविटी, हमारे फोकस को खा रहा है। बिल्कुल। और इसकी जड़ में है हमारी सीमित संज्ञानात्मक बैंडविड्थ, मतलब कॉग्निटिव बैंडविड्थ। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो अर्थशास्त्री सैंडल मोलेनाथन और एल्डर शफीर का कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। उन्होंने इसे समझाया है जैसे कंप्यूटर की रैम होती है ना, अच्छा। दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की, निर्णय लेने की, ध्यान लगाने की एक तय क्षमता है। और हर ईमेल, हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हाँ, वो सब इसे लगातार कम करते जाते हैं। तो मतलब हम सिर्फ व्यस्त नहीं है, हमारी गहरी सोच की क्षमता ही घट रही है। हाँ। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, कोई फाउंडर आधी रात को स्लैक चेक कर रहा है। बिल्कुल। या कोई क्रिएटर है जो छुट्टी पर है पर फिर भी गिल्टी फील कर रहा है। हाँ, ये सब उसी बैंडविड्थ की कीमत पर हो रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बैंडविड्थ का भरना ही नहीं है, एक और चीज है, लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। मतलब एक काम से दूसरे पर कूदना। एग्जैक्टली। ये हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर जबरदस्त बोझ डालता है। सोचिए, हर बार नई चीज लोड करो, पुरानी हटाओ। उफ। ध्यान तो बटी जाता है। और फिर आती है वो डिसीजन फटीग, मतलब निर्णय लेने की थकान। हाँ, हर छोटा फैसला, क्या इस लिंक पर क्लिक करूं, ईमेल खोलूं या नहीं। हर छोटा फैसला हमारी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ता जाता है, धीरे धीरे पर लगातार। ये तो काफी सीरियस बात है। तो करें क्या? क्या टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ दें? ये मुमकिन है? नहीं, छोड़ना हल नहीं है। और यहीं पर कैल न्यूपोर्ट का जो डिजिटल डिक्लेटर का आइडिया है वो काम आता है। डिजिटल डिक्लेटर। उनका मकसद टेक्नोलॉजी छोड़ना नहीं है, बल्कि जानबूझकर, सोच समझकर अपने डिजिटल टूल्स के साथ अपना रिश्ता दोबारा बनाना है। कैसे? पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपने कोर वैल्यूज, मतलब अपने मूल सिद्धांतों को पहचानना। ठीक है। फिर खुद से पूछना, क्या ये ऐप, ये सर्विस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरे उन वैल्यूज को पूरा करने में मदद करती है या सिर्फ शोर बढ़ा रही है। लेकिन इसमें तो शायद बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। वो 30 डेज के डीक्लटर की बात करते हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? कहीं कुछ जरूरी छूट ना जाए। हाँ, ये डर तो लगता है, पर यही तो पॉइंट है। वो 30 दिन का ब्रेक आदतों को तोड़ने का और ये देखने का मौका देता है कि असल में जरूरी क्या है और क्या सिर्फ आदत या शोर। अच्छा, ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद आप बहुत सोच समझकर चुनिंदा टूल्स को वापस ला सकते हैं, लेकिन सख्त नियमों के साथ। मकसद है अपने ध्यान पर, अपने फोकस पर कंट्रोल वापस पाना, रिएक्ट करने के बजाय चुनना। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? किसी ने ये करके देखा हो? बिल्कुल। एक फाउंडर हैं, आन्या। हाँ। उनकी कहानी काफी सटीक है। बताइए। वो पूरी तरह जानकारी के बोझ तले दबी हुई थी। हर इंडस्ट्री न्यूज, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ऑनलाइन सलाह, सब कुछ। नतीजा? निर्णय बहुत धीमे हो गए थे, टीम में फ्रस्ट्रेशन था और वो खुद बर्नआउट के करीब थी। ओह, फिर उन्होंने क्या बदला? उन्होंने बहुत कठोर फैसले लिए। सिर्फ एक हाई सिग्नल इंडस्ट्री न्यूज़लेटर चुना। बस एक? हाँ। सोशल मीडिया ऐप्स फोन से हटा दिए, लिंक्डइन सिर्फ डेस्कटॉप पर हफ्ते में 2 बार, और तय किया कि हर 3 महीने में सिर्फ 3 सबसे जरूरी किताबें या रिपोर्ट्स पढ़ेंगी। वाह, मतलब शोर को बिल्कुल काट दिया। बेरहमी से। और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ फोकस बेहतर हुआ। उससे कहीं ज्यादा। सबसे पहले तो मानसिक शांति लौटी, जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ खाली हुई ना। हाँ, उससे गहरी सोच मुमकिन हुई, स्ट्रैटेजी बेहतर बनी, फैसले ज्यादा तेज और ज्यादा आत्मविश्वास से होने लगे। कमाल है। और 6 महीने में उनकी कंपनी की ग्रोथ तेज हो गई। दिलचस्प बात यह है कि टीम की क्रिएटिविटी भी बढ़ी, क्योंकि उनकी क्लैरिटी ने टीम को भी फोकस दिया। और उन्होंने इसका क्रेडिट किसे दिया? उन्होंने कहा, सीक्रेट था शोर को काटकर सिग्नल पकड़ने की क्षमता। ये तो बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करना मुश्किल लगता है ना? हाँ। पर कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे? पहला, वीकली इनपुट ऑडिट, मतलब हर हफ्ते 15-30 मिनट निकालिए ठीक है। और अपने सारे इंफॉर्मेशन सोर्स, न्यूज़लेटर, वेबसाइट, सोशल मीडिया फीड्स को देखिए और पूछिए, क्या इससे मुझे सच में कोई जरूरी वैल्यू मिली या ये ज्यादातर शोर और चिंता ही थी? और फिर निर्ममता से काट छांट, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, और सिर्फ 1 से 3 सबसे जरूरी सिग्नल सोर्स को प्राथमिकता दें। ये किया जा सकता है।
और हमारे फोन और कंप्यूटर पर जो इतने सारे ऐप्स हैं उनका क्या? उसके लिए मिनिमलिस्ट टेक स्टैक का आइडिया है। अपने ऐप्स और सर्विसेज को जांचें, क्या कुछ हटा सकते हैं, क्या कुछ को मिला सकते हैं। अच्छा, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करें, अपना डिजिटल वर्क स्पेस साफ सुथरा रखें। और वो जो लगातार ईमेल और मैसेज आते रहते हैं उनका क्या करें? उसके लिए इनपुट के लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत कारगर है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब? जानकारी लेने के लिए, जैसे ईमेल चेक करने या न्यूज़ पढ़ने के लिए, अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट रखें, जैसे सुबह 9 से 9:30। ओह, इससे आप लगातार रिएक्ट करने के बजाय एक्टिव होकर अपने तय समय पर जानकारी लेंगे। कंट्रोल वापस आपके हाथ में है। ये अच्छा आइडिया है, कंट्रोल वापस लेना। कोई और तरीका है इस पूरे साइकिल को तोड़ने का, जैसे कोई रीसेट बटन? हाँ, एक है 24 आवर्स का इनपुट फास्ट। 24 घंटे? मतलब एक दिन के लिए सारे गैर जरूरी डिजिटल इनपुट से पूरी तरह दूरी। कोई न्यूज़ नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, गैर जरूरी ईमेल नहीं। ओह, इसके फायदे? जबरदस्त। ये सिर्फ शांति नहीं देता, इससे क्लैरिटी बढ़ती है, चिंता कम होती है, फोकस एकदम ताज़ा हो जाता है और अक्सर क्रिएटिविटी की कोई नई चिंगारी जल उठती है। अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका मिलता। तो ये सब बातें घूम फिर कर एक ही चीज पर आ रही हैं कि आप वही बनते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे शरीर के लिए पौष्टिक खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो आपने इन्फॉर्मेशन डाइट को संभालना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। नहीं, अब ये जरूरत बन गया है। एक्टिवली क्यूरेट करना होगा। शोर को पहचानना होगा जो अप्रासंगिक है, ध्यान भटकाता है, चिंता पैदा करता है, उसे काटना होगा। और सिग्नल को प्राथमिकता देनी होगी। हाँ, उसे जो हमें इन्फॉर्म करता है, प्रेरित करता है, हमें ताकत देता है। तो सवाल ये नहीं है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि हम कब शुरू करते हैं अपने इस मेंटल हाईवे को साफ करने के लिए, ताकि हम लगातार आगे बढ़ सकें, गहरी समझ पा सकें। आज वो पहली कौन सी शोर वाली चीज है जिसे आप काटने वाले हैं? आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना शोर है, इतना भटकाव, सच में गहराई से सोच पाना, ये तो एक सुपर पावर जैसा हो गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक रणनीति है, एक बहुत जरूरी रणनीति। हाँ, मतलब सिर्फ सोचते रहना नहीं, बल्कि जानबूझकर एकांत चुनना, लिखना, ये चीजें। एग्जैक्टली। ये जो जानबूझकर चुना गया एकांत है और लिखने का अनुशासन, ये असल में आपकी सोच को पैना करने वाले औजार हैं। ये कोई आलस नहीं है। सही कहा। ये वो जगह है जहाँ आपके अगले बड़े आइडियाज, वो 10 गुना बेहतर फैसले जन्म लेते हैं। हाँ, और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है, अधिसंज्ञान। मतलब अपनी ही सोच के बारे में सोचना। ये क्यों इतना क्रिटिकल है आजकल? देखिए, क्योंकि इसी से हम मुश्किल चीजों को सुलझा पाते हैं, अपने अंदर छुपे हुए बायस मतलब पूर्वाग्रह, उनको पहचान पाते हैं और दुनिया को समझने के लिए बेहतर मेंटल मॉडल बना पाते हैं। तो जो लोग वाकई गहरे विचारक हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे प्रोसेस करते हैं, उसे अंतर्दृष्टि में, इनसाइट में बदलते हैं। और ये काम भीड़ में नहीं होता, ये शांति में, अकेले में होता है। और ये कोई पर्सनल डायरी लिखने जैसा नहीं है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है, बहुत कठोर। अपने अंदर के उलझे विचारों को बाहर निकालना, कागज पर उनको एक स्ट्रक्चर देना। बिल्कुल, जैसे आप कोड को डीबग करते हैं ना, वैसे ही लिखते वक्त आपको अपनी सोच की कमजोरियां, जो लॉजिक ठीक नहीं है, जहां विरोधाभास है, सब साफ दिखने लगता है। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था एक निवेशक का, उसे कोई कंपनी बड़ी अच्छी लग रही थी, हाँ, लेकिन जब उसने उसके बारे में लिखना शुरू किया तो समझ आया कि अरे, इसका तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि बिजनेस मॉडल टिकेगा ही नहीं। लिखने से वो साफ हो गया। ये तो सीधा सीधा डैनियल कानेमैन की स्लो थिंकिंग, मतलब सिस्टम 2 से जुड़ता है। एकदम। सिस्टम 1 तो वो है जो तेज है, इंट्यूटिव है, इमोशनल है। जैसे वो फाउंडर जो आधी रात को स्लैक चेक कर रहा है, बेचैन। हाँ, और उसमें गलतियां होने का चांस ज्यादा रहता है, पूर्वाग्रह हावी हो सकते हैं। बिल्कुल। जबकि सिस्टम 2 जो है, वो विचारशील है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है। उसमें मेहनत लगती है, ध्यान लगता है। और एकांत और लेखन, ये दोनों इसी सिस्टम 2 को जगाने के तरीके हैं। हाँ, ये हमें उस जल्दबाजी वाले सतही सोच के चक्कर से बाहर निकालते हैं। हम रुकते हैं, सोचते हैं, अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठाते हैं, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? लेकिन एक सवाल उठता है, क्या रोजमर्रा की भागदौड़ में इसके लिए वक्त निकालना प्रैक्टिकल है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वाजिब सवाल है। देखिए, हर छोटे काम के लिए शायद नहीं, लेकिन जब दांव पर बड़े फैसले हों, स्ट्रेटेजिक चॉइस हो, तब सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना ही समझदारी है।
थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, पर उसका फायदा बहुत बड़ा होता है। जैसे वो वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी वाला किस्सा है, हाँ उसने रोज 30 मिनट लिखने का नियम बनाया। हाँ, और शुरू में उसे भी लगा कि ये तो बस टाइम की बर्बादी है, क्या लिखूं रोज। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट के मौकों पर, मार्केट ट्रेंड्स पर, टीम डायनामिक्स पर लिखने लगा, उसकी सोच में क्लैरिटी आने लगी। वो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा डिफेंसिबल हो गई। उसे वो पैटर्न दिखने लगे जो पहले शायद नजर नहीं आते थे। हाँ, लिखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर टीम की अंदरूनी खींचतान को नजरअंदाज कर देता था, जो शायद उसके पिछले कुछ फेल हुए इन्वेस्टमेंट्स का कारण था। रिस्क का अंदाजा बेहतर हुआ, स्ट्रैटेजिक नजर तेज हुई। तो ये साफ कनेक्शन है अंदरूनी स्पष्टता और बाहरी नतीजों के बीच। बिल्कुल सफल निवेश। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि सोचने की मांसपेशी को मजबूत कैसे करें? हैं। कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, ये जरूरी है। 2 बहुत कारगर तरीके हैं। पहला है 15 मिनट थॉट डंप। 15 मिनट थॉट डंप कैसे काम करता है ये? बस 15 मिनट का टाइमर लगाइए और कोई भी एक प्रॉब्लम या जो भी दिमाग में चल रहा है, उसे बिना रोके, बिना एडिट किए बस लिखते जाइए। अच्छा, मतलब जो भी आ रहा है मन में उसे उतार देना है। हाँ, रॉ अनफिल्टर्ड थॉट्स को बाहर निकालना। बाद में उसे ताज़ा नज़र से देख सकते हैं। कई बार कमाल के आइडियाज निकल आते हैं। दिलचस्प। और दूसरा तरीका? दूसरा है थिंकिंग टाइम प्रोटोकॉल। हम्म, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर है। ओके। पहले एक साफ सवाल तय करें। हम्म, जैसे मान लीजिए, अगले 6 महीनों में करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन से 3 सबसे ज़रूरी स्किल्स सीखने हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक सवाल। हाँ, फिर पूरी तरह शांति, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद। फिर लिखना शुरू करें। हाँ, उस सवाल से जुड़े विचारों को खोलकर लिखें, अलग अलग एंगल से सोचें, अपनी पुरानी धारणाओं को चैलेंज करें। क्या क्या विकल्प हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? सवाल पूछें खुद से, अगर ऐसा हुआ तो क्या? मैं क्या अनदेखा कर रहा हूं? मतलब एक तरह से अपने विचारों का पोस्टमार्टम करना। बिल्कुल। और आखिर में जो लिखा है उसे एनालाइज करें, पैटर्न ढूंढें, मुख्य बातें निकालें और सबसे जरूरी अगले एक्शन स्टेप्स क्या होंगे। तो ये कच्ची सोच को ठोस एक्शन में बदलने का प्रोसेस है। एकदम। स्पष्ट लिखना, स्पष्ट सोचना, बेहतर एक्शन, ये एक पावरफुल सीक्वेंस है। जब हम विचारों को लिखते हैं तो वो या तो मजबूत होते हैं या फिर उनकी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। और जब सोच साफ होती है तो हमारे काम ज्यादा असरदार होते हैं, ज्यादा टारगेटेड होते हैं। तो ये जो एकांत है, इसे मजबूरी या पलायन नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, एक रणनीतिक हथियार। और आपकी कलम वो आपकी बुद्धि को तराशने का औजार है। सोचने वाली बात है, हमारी अपनी शांति में, हमारी अपनी सोच में ऐसा कौन सा बड़ा मौका या फैसला छुपा बैठा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? वो खींचतान महसूस होती है ना। एक तरफ वो बड़ा लक्ष्य, वो बेहतर भविष्य, और दूसरी तरफ अरे वो स्क्रीन की चमक, वो शॉपिंग कार्ट का बुलावा या मीठे का पहराने वाला। ये जो तत्काल सुख है ना, ये अक्सर हमारे लंबे इरादों पर हावी हो जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये हमारे दिमागी डिजाइन का ही एक हिस्सा है असल में। बिल्कुल। और यहीं से मतलब नियंत्रण वापस पाने की शुरुआत होती है, अपने दिमाग की इस अंदरूनी लड़ाई को समझकर। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। इस दिमाग को साधने के, उसे एक तरह से नए सिरे से ढालने के क्या तरीके हैं। कोई किताबी बातें नहीं, सिर्फ वो प्रैक्टिकल चीजें जो असल में काम करती हैं। बिल्कुल, ये दिमाग के अंदर का एक सत्ता संघर्ष है, समझ लीजिए। एक कोने में है हमारा लिम्बिक सिस्टम, वो भावनाओं का केंद्र जो चिल्लाता है मुझे अभी चाहिए, तुरंत इनाम, वो डोपामाइन हिट। और दूसरे कोने में है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा पीएफसी। ये दिमाग का सीईओ है। इसका काम है सोचना, योजना बनाना और उस अभी चाहिए वाली आवाज को कहना, रुको जरा, सब्र करो, बड़ा इनाम आगे है। दिमाग का सीईओ, दिलचस्प है। हाँ, लेकिन ये सीईओ हर वक्त मजबूत नहीं रहता। जैसे तनाव है, नींद की कमी है, या जब हम लगातार छोटे छोटे फैसले लेते हैं ना, ये सब इसकी ताकत चूस लेते हैं। इसी को कुछ लोग ईगो डिप्लीशन कहते हैं, मतलब इच्छा शक्ति का टैंक खाली हो जाना। कभी सोचा है, दिन भर शक्ति बरतने के बाद शाम को जंक फूड से बचना क्यों मुश्किल हो जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वो यही है, विल पावर कम हो चुकी होती है। इसलिए सिर्फ ज्यादा कोशिश करो कहना काफी नहीं होता, सिस्टम बदलना पड़ता है। सही कहा। जब टैंक खाली हो तो फिर सिस्टम बदलने की जरूरत है, सिर्फ ड्राइवर पे चिल्लाने के नहीं। और यहीं पर पहली रणनीति आती है, घर्षण या फ्रिक्शन।
इसका सीधा मतलब है जो काम आप नहीं करना चाहते उसे मुश्किल बना दो, जानबूझकर रुकावटें डालो। रुकावटें कैसे? जैसे सोचिए, देर रात फोन चेक करने की आदत है। फोन को बिस्तर के पास चार्ज करने के बजाय दूसरे कमरे में रखिए, अब उठ के जाना पड़ेगा। ये हुआ घर्षण। या ऑनलाइन शॉपिंग की लत। वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दीजिए। हर बार डालने का झंझट आवेग को ठंडा कर देगा। ऐप सिर्फ डिलीट करना शायद काफी ना हो, लेकिन उन्हें कई फोल्डर्स के अंदर छिपा देना। अच्छा, मतलब पहुंच मुश्किल कर देना। हाँ, हर बार खोलने के लिए मेहनत लगेगी। देखिए, हम इंसान आसानी का रास्ता चुनते हैं, तो बस गलत रास्ते को उबड़ खाबड़ बना देना है। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। और इस आसानी के रास्ते को सही दिशा देने के और भी तरीके हैं असल में। 2 दिलचस्प तकनीकें हैं, एक टेम्पटेशन बंडलिंग और दूसरी कोल्ड टर्की ब्लॉकिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? बंडलिंग में आप एक ऐसी चीज जो आपको करनी है पर पसंद नहीं, मान लीजिए कसरत, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ देते हैं जो आपको बहुत पसंद है, जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। तो नियम बन गया, पॉडकास्ट सिर्फ कसरत के दौरान, तो कसरत करने का एक इंसेंटिव मिल गया। ये अच्छी आदतें बनाने का एक स्मार्ट तरीका है। अच्छा, मतलब नापसंद काम को पसंद की चीज से जोड़ देना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कोल्ड टर्की ब्लॉकिंग, यानी पूरी तरह से रोक। जिस चीज से पीछा छुड़ाना है उससे संपर्क एकदम खत्म। सोशल मीडिया से परेशान, अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। ये बुरी गहरी जड़ें जमा चुकी आदतों के लिए ज्यादा असरदार हो सकता है, जहां थोड़ी बहुत कटौती काम नहीं करती। लेकिन ये मुश्किल भी होगा शायद। हाँ, ये मानसिक रूप से ज्यादा कठिन भी हो सकता है। बिल्कुल। तो चुनना इस पर निर्भर करता है कि आदत कितनी गहरी है और आपका लक्ष्य क्या है। अच्छी आदत के लिए बंडलिंग, बुरी आदत तोड़ने के लिए शायद कोल्ड टर्की। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जैसा हमने कहा था। मैंने एक क्रिएटर की कहानी पढ़ी थी। वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में बुरी तरह फंसा हुआ था। सोशल मीडिया, न्यूज़, गेम्स, काम बिल्कुल ठप, कोई क्रिएटिविटी नहीं। फिर उसने तय करा, बस बहुत हुआ। उसने शुरुआत की कोल्ड टर्की से। सोशल मीडिया अकाउंट बंद, न्यूज़ साइट्स ब्लॉक। फिर आया घर्षण, फोन से गैर जरूरी ऐप्स हटाए, बाकियों को मुश्किल जगहों पर छिपा दिया। लैपटॉप पर सिर्फ काम के सॉफ्टवेयर रखे, अपना कमरा, अपना डेस्क, सब कुछ फोकस के लिए रीडिजाइन किया। माहौल बदल दिया पूरा। हाँ, शुरुआत में बहुत छटपटाहट हुई, खालीपन लगा। लेकिन धीरे धीरे वो जो खाली हुई ऊर्जा और ध्यान था ना, वो सही जगह लगने लगा। उसने अपनी स्किल पर एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया और नतीजा, उस कोर्स से 6 अंकों की कमाई हुई। वाह। ये दिमाग को रीवायर करने की, माहौल बदलने की ताकत का सीधा सबूत है। बिल्कुल। वो कहानी पर्यावरण की ताकत को दिखाती है। सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के माहौल को ही ऐसा बना लेना कि सही चुनाव करना आसान हो जाए, मुश्किल चुनाव करना कठिन। इसमें जवाबदेही भी जुड़ती है। मतलब अपने लक्ष्य किसी भरोसेमंद दोस्त या ग्रुप को बताना। वो सामाजिक दबाव भी हमें ट्रैक पर रखता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और हाँ, माइंडफुलनेस या सचेतनता, ये कोई जादू नहीं है। बस वो जो आवेग उठता है ना, और उस पर अमल करने के बीच चंद पलों का फासला बनाना है। एक छोटा सा पॉज, जहां पीएफसी को, वो सीईओ को सोचने का मौका मिल जाता है। वो छोटा सा ब्रेक। जी। आखिरकार अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना या चीजों से वंचित करना नहीं है। अनुशासन का असली मतलब है अपनी महानता के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए सही माहौल, सही स्थितियां तैयार करना, फोकस को डिजाइन करना। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम आवेगों का विरोध कैसे करें। असली सवाल शायद ये है कि हम अपनी जिंदगी, अपने दिन को इस तरह कैसे डिजाइन करें कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वही करना सबसे आसान भी हो जाए। तो सोचने वाली बात यह है, आज वो कौन सा एक छोटा सा घर्षण बिंदु होगा जिसे अपनी दुनिया में जोड़ा जा सकता है, या वो कौन सा प्रलोभन बंडल है जो उस मुश्किल काम को मजेदार बना दे और पल्ला आपकी तरफ झुका दे। देर रात स्लैक चेक करना, या फिर छुट्टी वाले दिन भी काम के बारे में सोचना और थोड़ा गिल्टी फील करना। क्या ये वाकई आगे बढ़ना है, या मतलब सिर्फ व्यस्त दिखने का एक नाटक? असली ताकत तो मुझे लगता है गहरे, एकदम फोकस वाले काम में है। बिल्कुल। आज की दुनिया में तो ध्यान इतनी आसानी से भटकता है कि बिना भटके फोकस करने की जो क्षमता है ना, जिसे कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं, वो सच में एक सुपर पावर जैसी है। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये है अपने दिमाग को उस लेवल तक ले जाना जहां आप सच में कुछ नया बनाते हैं, कुछ सीखते हैं। हाँ,
तो आज हम इसी डीप वर्क और इससे जुड़ी वो जो फ्लो वाली स्टेट है उसे समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि ये जो ऊपर ऊपर की भागदौड़ है और जो सोच समझकर गहराई से किया गया काम है, उसमें फर्क क्या है आखिर। सही कहा। और मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है ना, बल्कि ये समझना है कि कैसे यही फोकस्ड मेहनत आपको महारत दिलाती है, रफ्तार देती है और वो दिमागी क्लैरिटी लाती है जो सिर्फ बिजी रहने से तो कभी नहीं मिलती। ये बस शोर से ऊपर उठकर कुछ असरदार करने का तरीका है। ये दिमाग की कसरत जैसा है, मतलब जटिल समस्याओं के लिए तैयार करना। तो फिर ये डीप वर्क या गहन कार्य असल में है क्या चीज, मतलब इसे कैसे पहचाने। ये वो काम है जो आप पूरी एकाग्रता से करते हैं, बिना किसी भटकाव के, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस बंद। ऐसा काम जो आपकी स्किल को थोड़ा स्ट्रेच करे, कुछ नया सिखाए और जिसकी नकल करना आसान ना हो। अच्छा, और इसके उलट है वो शैलो वर्क, है ना, शतही काम। हाँ बिल्कुल, जैसे बिना एजेंडा वाली मीटिंग्स में बैठे रहना या हर 5 मिनट में ईमेल चेक करना। ये आपको बिजी तो दिखाता है पर शायद ही कोई असली वैल्यू ऐड करता है। और यहीं पर वो फ्लो वाली बात आती है, मिहाई चिक्सिंट-मिहाई की। जी हाँ, फ्लो वो कमाल की मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। चुनौती और आपकी क्षमता का एक सही बैलेंस होता है। मतलब काम इतना मुश्किल हो कि ध्यान लगाना पड़े, पर इतना भी नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लक्ष्य बिल्कुल साफ होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। और डीप वर्क फ्लो तक पहुंचने का रास्ता बनाता है ना, वो माहौल तैयार करता है। एग्जैक्टली। डीप वर्क फ्लो के लिए एकदम सही कंडीशन बनाता है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि ये क्षमता, ये डीप वर्क करने की एबिलिटी अब दुर्लभ होती जा रही है। हाँ, और इसीलिए ये और भी ज्यादा कीमती हो गई है। तो वो इसके लिए कुछ नियम या सिद्धांत बताते हैं। पहला तो यही कि गहरे काम के लिए टाइम ब्लॉक करो और उसे प्रोटेक्ट करो, मतलब गो डीप। बिल्कुल, उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। और दूसरा जो थोड़ा मुश्किल लगता है वो है बोरियत को अपनाना, एम्ब्रेस बोर्डम। क्योंकि अगर आप लगातार कुछ नया, कुछ उत्तेजक ढूंढते रहेंगे तो फोकस करना नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है, ध्यान भटकने का ये एक बड़ा कारण है। और हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना, मतलब स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करना। क्विट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिकली, सिर्फ तब जब उसका फायदा ध्यान भंग होने की कीमत से कहीं ज्यादा हो। और वो जो छोटे मोटे सतही काम हैं उन्हें पहचान कर कम करना। ड्रेन द शैलोज, ताकि गहरे जरूरी काम के लिए आपकी एनर्जी और टाइम बच सके। पर यहाँ एक सवाल आता है, कई लोगों की जॉब ही ऐसी होती है जहाँ ईमेल, मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। वो कैसे कम करेंगे शैलो वर्क? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखिए, बात शायद इसे पूरी तरह खत्म करने की नहीं है, बात है इसे मैनेज करने की, सीमाएं बनाने की। जैसे ईमेल चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 या 3 बार टाइम फिक्स करना, या मीटिंग्स को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना ताकि वो बेवजह लंबी ना खींचें। मकसद ये है कि हल्के फुल्के काम आपके सबसे जरूरी गहरे काम पर हावी न हो जाए। अच्छा, एक कहानी याद आ रही है एलेक्स नाम के एक डेवलपर की। वो बेचारा लगातार नोटिफिकेशंस और लोगों की रिक्वेस्ट से परेशान रहता था। फिर उसने एक तरीका अपनाया, हर सुबह 2 घंटे के फोकस स्प्रिंट, फोन बंद, ईमेल बंद, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा, बिल्कुल आइसोलेशन में। हाँ, और नतीजा, कुछ ही महीनों में उसने अपने वो SaaS एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया जिस पर वो सालों से मतलब बस सोच ही रहा था। वाह, ये कमाल का उदाहरण है। एलेक्स ने सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, उसने उस चीज में महारत हासिल की, उसकी स्पीड बढ़ी और जाहिर है उसकी मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ी होगी। ये दिखाता है कि थोड़ी देर का गहरा फोकस्ड काम घंटों की बिखरी हुई मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये जानबूझकर किया गया प्रयास है। और इसे करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी है ना, जैसे आपने कहा फोकस स्प्रिंट। एक और है पोमोडोरो 2.0। हाँ, पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन 2.0 थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जरूरी नहीं है कि 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक ही हो। आप अपने फोकस के हिसाब से टाइम तय कर सकते हैं, जैसे 50 मिनट काम फिर 10 मिनट का ब्रेक, या एलेक्स की तरह लंबे सेशंस भी। और ब्रेक का मतलब सचमुच ब्रेक लेना, फोन चेक करना नहीं। बिल्कुल, उठना, थोड़ा चलना, पानी पीना, दिमाग को आराम देना। और एक और तरीका है डिस्ट्रैक्शन किल लिस्ट। हाँ, ये बहुत काम का है। काम शुरू करने से पहले ही सोच लेना कि क्या-क्या चीजें आपका ध्यान भटका सकती हैं। फोन नोटिफिकेशंस, ब्राउजर में खुले फालतू टैब्स, बाहर का शोर या मन में ही आने वाले कोई और विचार।
फिर हर एक डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है उसकी पहले से प्लानिंग कर लेना। फोन को दूसरे कमरे में रखना, टैब्स बंद करना, हेडफोन लगाना। ये तो तैयारी वाली बात हो गई, पहले से ही तैयार रहना। बिल्कुल, आधी लड़ाई तो तैयारी में ही जीत ली जाती है। तो मतलब संदेश एकदम साफ है, सिर्फ व्यस्त रहना वो असल में एक जाल है, वो बस एक भ्रम पैदा करता है कि कुछ हो रहा है। हाँ, गहराई ही है जो असली चीज बनाती है, महारत, रफ्तार और वास्तविक मूल्य। और ये चीज ऊपर ऊपर की भागदौड़ से नहीं आती, ये आती है इरादे के साथ, फोकस के साथ किए गए काम से। ये सिर्फ कुछ हैक्स या टिप्स की बात नहीं है, ये ज्यादा बुनियादी बदलाव है, काम करने के पूरे तरीके को बदलने जैसा है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये है, वो कौन सी एक ऐसी गहरी चीज है जिस पर अगर आप पूरा ध्यान लगाएं अटूट फोकस के साथ, तो वो आपके करियर की, आपके काम की दिशा बदल सकती है। और आज आप कौन सा ऐसा सतही काम है जिसे छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं ताकि उस गहरी चीज के लिए जगह बन सके? कभी सोचा है हम दिन भर में कितने फैसले लेते हैं? शायद हजारों। एक रिसर्च कहती है करीब 35,000। हाँ, और हर एक फैसला, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे सुबह क्या पहनना है, वो हमारी दिमागी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी कम करता जाता है। और दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है ना कि अब और एक भी फैसला लेना मुश्किल है। बिल्कुल। इसी को निर्णय थकान या डिसीजन फटीग कहते हैं। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये असल में एक दिमागी और शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें सचमुच एनर्जी लगती है। सही बात है, ये कीमत है जो हम चुकाते हैं। हाँ, और जो लोग वाकई हाई परफॉर्मर हैं वो इस बात को समझते हैं, वो जानबूझकर अपनी रोजमर्रा की चीजों को सिंपल रखते हैं ताकि उनकी सबसे कीमती चीज बच सके, उनकी मानसिक ऊर्जा, उनकी सोचने की शक्ति, ताकि मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए, क्रिएटिविटी के लिए दिमाग फ्रेश रहे। इससे जुड़ी एक और बात है, वो अहंकार रिक्तीकरण या ईगो डिप्लीशन वाला सिद्धांत। हाँ, डॉक्टर रॉय बॉमिस्टर का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट, जिन लोगों को कुकीज छोड़कर मूली खानी पड़ी, मतलब अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। हाँ, वो बाद में मुश्किल पजल पर जल्दी गिव अप कर गए। बिल्कुल, इच्छा शक्ति भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे जैसे हम फैसले लेते हैं वो कम होती जाती है। और जब ये रिसोर्स कम होता है तो क्या होता है? या तो हम चुन ही नहीं पाते। हाँ, वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली स्थिति। इतने सारे विकल्प हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें। जैसे नेटफ्लिक्स पर स्क्रॉल करते रहना घंटों तक, या फिर हम थक कर कोई भी खराब फैसला ले लेते हैं। बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ चुन लिया या टाल दिया, या फिर जो सबसे आसान लगा वही कर लिया। ये छोटे छोटे लीक्स हमारी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, परफॉर्मेंस बनाए रखने की। जैसे वो ओबामा वाली बात, लोग मजाक उड़ाते थे कि वो सिर्फ ग्रे या ब्लू सूट क्यों पहनते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सॉलिड कारण था। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान के तौर पर उनके सामने रोज बड़े बड़े मुश्किल फैसले आते थे। तो उन्होंने तय किया कि कपड़े या खाना जैसी छोटी चीजों पर वो अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। सही। स्टीव जॉब्स का वो रोज ब्लैक टर्टलनेक पहनना या मार्क ज़करबर्ग की ग्रे टी शर्ट, ये सब इसी सोच का हिस्सा है। मकसद क्या है? कॉग्निटिव ऑटोमेटिसिटी, मतलब रोज के काम आदत बन जाएं। बिल्कुल, ताकि दिमाग बड़ी चुनौतियों के लिए एकदम फ्री रहे। एक स्टार्टअप सीईओ एना का उदाहरण भी यही दिखाता है। हाँ, उनकी कहानी बिल्कुल सटीक है। शुरू में वो हर छोटी चीज में इन्वॉल्व रहती थी, ऑफिस की कॉफी से लेकर मार्केटिंग, ईमेल के शब्दों तक। और नतीजा? लगातार थकावट, क्रिएटिविटी ब्लॉक और एक बहुत महंगा हायरिंग डिसीजन जो गलत साबित हुआ। हाँ, वो उनके लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। फिर उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने अपनी पूरी अप्रोच बदल दी। कपड़े फिक्स कर लिए, काली शर्ट, डार्क जीन्स, रोज का सोचना बंद। अच्छा, और खाने का? दोपहर के खाने के लिए मील डिलीवरी सर्विस लगवा ली। नाश्ते के लिए पाँच-छह फिक्स ऑप्शन, रोज कोई नया फैसला नहीं। और शेड्यूल, वो सबसे बड़ा बदलाव होगा शायद। हाँ, उन्होंने एक डिफॉल्ट डायरी बनाई अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से। सोमवार टीम मीटिंग्स, मंगलवार और गुरुवार डीप वर्क, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बुधवार बाहर के कॉल्स, शुक्रवार फाइनेंस और कल्चर पर फोकस। और कैलेंडर मैनेजमेंट? वो उन्होंने पूरी तरह अपने असिस्टेंट को सौंप दिया। और इसका असर क्या हुआ? क्या वाकई फर्क पड़ा? एना का कहना है कि उन्हें हर हफ्ते 10 से 15 घंटे एक्स्ट्रा सोचने का वक्त मिला। हाई क्वालिटी थिंकिंग टाइम। वाह, 10-15 घंटे। हाँ, उनका स्ट्रैटेजिक फोकस वापस आया और कुछ ही टाइम में कंपनी को नई फंडिंग भी मिल गई। ये दिखाता है कि गैर जरूरी चीजें हटाने से जरूरी चीजों के लिए कैसे जगह बनती है। और ये सिद्धांत तो कोई भी अपना सकता है ना? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके? बिल्कुल।
जैसे एक मॉर्निंग रूटीन सेट करना, उठने के बाद के पहले 60-90 मिनट फिक्स हों, पानी पीना, हल्की एक्सरसाइज, तैयार होना, नाश्ता, दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज देखना। सुबह उठते ही कोई फैसला नहीं। खाने की प्लानिंग भी बहुत काम आ सकती है। जैसे वीकेंड पे ही सोच लिया कि पूरे हफ्ते क्या बनेगा या क्या खाएंगे। हाँ, मील प्रेप जिसे कहते हैं। लंच पैक कर लिए, डिनर की थीम तय कर ली, रोज की वो आज क्या पकाएं वाली खिचखिच खत्म। और दिन के लिए भी एक टेम्पलेट जैसा बना सकते हैं। हाँ, डेली डिफॉल्ट टेम्पलेट, दिन को ब्लॉक्स में बांटना। जैसे सुबह का पहला ब्लॉक डीप वर्क, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, फिर ईमेल का टाइम, दोपहर में मीटिंग्स, फिर शायद एक और डीप वर्क ब्लॉक, और दिन खत्म करने से पहले अगले दिन की प्लानिंग। इससे एनर्जी बचती है, स्ट्रक्चर मिलता है। बिल्कुल। और एक बहुत छोटा पर पावरफुल नियम है 2 मिनट रूल। डेविड एलन वाला। हाँ, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे टालो मत, तुरंत कर डालो। छोटा सा ईमेल भेजना है, अपॉइंटमेंट कंफर्म करना है। इससे वो छोटे छोटे काम जमा नहीं होते जो बाद में बोझ बन जाते हैं। बिल्कुल। तो बात सीधी सी है, ज्यादा ऑप्शन होना हमेशा अच्छा नहीं होता। हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो एक नदी की तरह है। अगर वो कई छोटी छोटी धाराओं में बटेंगी तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर उसे एक गहरी फोकस धारा में चैनल किया जाए तो उसमें जबरदस्त ताकत होती है। तो असली आजादी शायद लाखों विकल्पों में नहीं है। नहीं, असली आजादी शायद उन चीजों को ऑटोमेट करने में है जो जरूरी नहीं है, ताकि आप अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकें जो वाकई मायने रखती हैं। कम फैसले मतलब कम फ्रिक्शन, ज्यादा मोमेंटम। बिल्कुल। छोटे मोटे शोर को कम करके ही आप बड़े लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। सिंप्लीफाई करें, ऑटोमेट करें और आगे बढ़ें। चीज के लिए थोड़ी दिमागी जगह और एनर्जी बन सके। कैसे रोज के छोटे लगातार कदम आखिर में जाके इतने असाधारण नतीजों में बदल जाते हैं, ये सवाल मतलब अक्सर परेशान करता है। हाँ, और शुरुआत में तो लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लगता है सारी मेहनत बेकार जा रही है। और बस वहीं पर कई लोग छोड़ देते हैं। सही कहा। जबकि असल में शायद वही वक्त होता है जब वो मजबूत नींव पड़ रही होती है ना। बिल्कुल। हाँ, वो दिखती नहीं है बिल्कुल। बस। और इसी से जुड़ा है ये विचार केंद्रित प्रयास का चक्रवृद्धि असर। जैसे पैसा बढ़ता है ना धीरे धीरे कंपाउंड होकर। हाँ हाँ, ब्याज पर ब्याज। बस वैसे ही हमारा ध्यान, हमारा रोज का छोटा सा एफर्ट, वो भी वैसे ही कंपाउंड होता है। बस वो शुरू का ठहराव, वो पठार, वो पार करना मुश्किल होता है। वहीं पर धैर्य रखना सबसे जरूरी है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है टीम स्काई का। अब तो वो इनियर्स ग्रेनेडियर्स है। हाँ, उनकी वो मार्जिनल गेन्स वाली रणनीति। गजब। लक्ष्य क्या था कि साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ 1% सुधार करना है, बस 1%। सुनने में कितना मामूली लगता है ना। 1% क्या होता है, लेकिन वो हर चीज कितनी गहराई तक गई। मतलब सिर्फ ये नहीं कि ट्रेनिंग बेहतर कर ली या बाइक हल्की ले ली। नहीं। राइडर सोएगा कैसे, उसके लिए खास गद्दे, कमरों में पूरी तरह अंधेरा करने वाले पर्दे, हाथ कैसे धोने हैं इसका सही तरीका सिखाया गया ताकि बीमारियां कम हों। और वो मसाज जेल वाली बात कि डॉक्टर ने अलग अलग जेल टेस्ट किए ये देखने के लिए कि कौन सा मांसपेशियों को सबसे जल्दी ठीक करता है। हाँ, और फिर उपकरणों पर भी उतना ही ध्यान। हेलमेट के छेद कैसे हों हवा के लिए, रेसिंग सूट का कपड़ा कैसा हो, पहियों का घर्षण, हर चीज। मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि टीम के ट्रक का फर्श भी सफेद रंग का था। हाँ, ताकि धूल का छोटे से छोटा कण भी दिख जाए और बाइक की नाजुक मशीनरी में ना फंसे। कमाल है। ये है 1% का असर। बिल्कुल। अलग अलग देखें तो शायद हंसी आए, हाथ धोने का तरीका, लेकिन जब दर्जनों ऐसी छोटी छोटी चीजों पर लगातार काम हुआ तो नतीजा टूर डी फ्रांस में जीत पर जीत। वही ये दिखाता है कि परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है लगातार छोटे छोटे सुधार करते जाना। वो जुड़कर बहुत बड़े बन जाते हैं। और ये बात सीधी हमारी आदतों से जुड़ती है। एक कॉन्सेप्ट है कीस्टोन हैबिट्स का, मतलब बुनियादी आदतें। हाँ, चाबी वाली आदतें कह सकते हैं। हाँ, ऐसी आदतें जो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को खींच लाती हैं। जैसे रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट की कसरत। हो सकता है उससे फिर आपका खान पान सुधर जाए, नींद बेहतर हो जाए, काम पर फोकस बढ़ जाए। एक छोटी जीत जैसे कई और दरवाजे खोल देती है ना। सही। और आदतें बनाने का एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है हैबिट स्टैकिंग, आदत को दूसरी आदत से जोड़ना। अच्छा, वो कैसे? फॉर्मूला बहुत आसान है। कोई पुरानी आदत जो आप रोज करते हैं के बाद मैं नई आदत जो आप डालना चाहते हैं करूंगी
करूंगी। ओके, जैसे इससे सुबह कॉफी बनाने के लिए जैसे ही केतली रखता हूं मैं 5 पुशअप्स करूंगा, या ऑफिस से घर आकर जूते उतारते ही मैं वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। समझ गई। मतलब पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है, आसान हो जाता है शुरू करना। एग्जैक्टली। पर जो असली गहरा बदलाव आता है ना, वो तब आता है जब ये आदतें सिर्फ काम नहीं रहती। मतलब वो हमारी पहचान बन जाती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड लूप्स कहते हैं इसे। लक्ष्य ये नहीं कि मुझे वजन कम करना है, बल्कि ये कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, या मुझे किताब लिखनी है के बजाय मैं एक लेखक हूं। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, क्योंकि फिर हर बार जब आप उस पहचान के हिसाब से काम करते हैं, जैसे लेखक हूं मानकर रोज 500 शब्द लिखते हैं, तो आप उस पहचान को और मजबूत करते हैं। एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। बिल्कुल, आपका काम आपकी पहचान को साबित करता है और वो पहचान आपको और वैसा काम करने को प्रेरित करती है। शब्द लिखेगा। हाँ, पहले महीने क्या हुआ होगा? 15,000 शब्द। शायद कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखे, पाठक। शायद गिने चुने। मन में शक भी आया होगा, अरे इससे क्या होगा, रोज बस 500 शब्द। बिल्कुल। जैसे कोई फाउंडर आधी रात को परेशान हो कि काम बढ़ रहा है या नहीं। 6 महीने में 90,000 शब्द, ये तो पूरी किताब हो गई। हाँ, अब शायद कुछ पाठक जुड़ने लगे होंगे, थोड़ी पहचान बनने लगी होगी। और इस साल भर में 1,80,000 शब्द। अब सिर्फ शब्द नहीं बढ़े, लिखने का हुनर भी बेहतर हुआ है। वो मैं लेखक हूं वाली पहचान अब गहरी हो गई है। और फिर वो 18 महीने वाला आंकड़ा, 2,70,000 शब्द और करीब 1 लाख फॉलोअर्स। ये किसी एक वायरल हिट से नहीं हुआ। नहीं, ये रोज के उन 500 शब्दों का, वो जो शायद कभी कभी उबाऊ भी लगे होंगे, उनका कंपाउंडिंग असर है, लगातार टिके रहने का नतीजा, सही कहा। बिना किसी शॉर्टकट के। तो इस तरह टिके रहने के लिए कुछ तरीके भी हैं। हाँ, क्या है वो? एक है वन मीट्रिक सिस्टम या OMS, मतलब सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस करना। उस लेखक के लिए क्या था? रोज लिखे गए शब्द, बस, बाकी सब बाद में, इससे ध्यान नहीं भटकता। और दूसरा है डेली हाईलाइट ट्रैकर। हाँ, रोज सुबह तय करना कि आज का वो एक सबसे जरूरी काम कौन सा है जो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के पास ले जाएगा, और उसे पूरा करना ही पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। और साथ में थोड़ी जवाबदेही, मतलब किसी को रिपोर्ट करना या ऐप में ट्रैक करना, और अपनी प्रगति को देखते रहना भी जरूरी है। तो संदेश एकदम साफ है, छोटे लेकिन केंद्रित प्रयासों की ताकत को कभी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, ये रातों रात वाला खेल नहीं है, ये लगातार लगे रहने से होता है। धैर्य और निरंतरता, यही वो शक्ति है जो समय के साथ उन छोटे कदमों को एक बड़ी न रोकी जा सकने वाली लहर में बदल देती है। सोचने वाली बात यह है कि आज वो छोटा केंद्रित कदम क्या हो सकता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही सोचते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि एक सीधी सच्चाई है, खासकर आज के दौर में। बिल्कुल। हमें कुछ दिलचस्प चीजें मिली हैं श्रोताओं से। क्ले जॉनसन के इन्फॉर्मेशन डाइट पर कुछ बातें, डोपामीन और ध्यान पर रिसर्च, और कुछ अनुभव कि कैसे जानकारी का चुनाव सोच बदल सकता है। हाँ, तो आज इसी में थोड़ी गहरी पड़ताल करते हैं, ये समझने की कोशिश कि जो हम दिमाग में डालते हैं वही हमारी सोच, हमारी रचनात्मकता की दिशा कैसे तय करता है। सही बात है। खराब जानकारी मतलब जाहिर है खराब नतीजे। आज दुनिया में जानकारी का तो जैसे सैलाब आया हुआ है ना, लेकिन गहरी समझ वो मिलना मुश्किल है। हाँ, हर तरफ से बस। इसीलिए क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, ये चुनना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गई। तो फिर क्या है ये? ये अब दिमागी सेहत और कह सकते हैं कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसे अपने दिमाग के लिए एक डाइट प्लान की तरह सोचिए। अच्छा, जानकारी आहार। हाँ, बिल्कुल। एक जानकारी आहार, क्वालिटी जानकारी सोच को तेज करती है। क्ले जॉनसन का सिद्धांत भी तो शायद यही कहता है। जैसे शरीर के लिए हम चुनते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं, बिल्कुल वही बात है। तो दिमाग के लिए क्यों नहीं? पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल नहीं। आजकल तो हर तरफ से बस जानकारी की बौछार सी है। सोशल मीडिया, न्यूज़ अलर्ट्स, वो अंतहीन फीड्स। और यही असल मुश्किल शुरू होती है। ये सिर्फ जानकारी का ओवरलोड नहीं है। अच्छा, तो और ये जो लगातार नई चीजें आती ना, जैसे सोशल मीडिया फीड्स या वो क्लिकबेट वाली हेडलाइंस, हाँ, ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम मतलब डोपामीन को एक तरह से हाईजैक कर लेती हैं। ओह, एक लत जैसी बन जाती है, और नतीजा हम गहरा सोचने की, ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो खोने लगते हैं। किसी एक मुश्किल काम पर टिके रहना वो मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो फोन उठाकर बार बार चेक करने की आदत। बिल्कुल। जैसे कोई फाउंडर है, आधी रात को स्लैक चेक कर रहा है, ये जानते हुए भी कि सुबह तक कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल वही। तो फिर इसका तोड़ क्या है? ये जो डोपामाइन डिटॉक्स की बात होती है, मतलब इन चीजों से दूरी बनाना, क्या ये वाकई काम करता है
या ये बस एक नया फैंसी शब्द है? नहीं नहीं, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये जरूरी हो सकता है। जानबूझकर ऐसी उत्तेजनाओं से जब आप दूरी बनाते हैं तो फोकस और मानसिक सहन शक्ति वापस लौटती है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो मुमकिन भी नहीं। मतलब सिर्फ इतना कि आप चुने कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा। वो जो सतही फीड्स हैं उनको छोड़कर सोच समझकर चुने गए ग्रुप्स, जैसे कोई मेंटरशिप सर्कल हो या लर्निंग कम्युनिटीज, वो कहीं ज्यादा फायदेमंद है। वहां शोर नहीं होता है, संवाद होता है, गहरी सोच को बढ़ावा मिलता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वो सारा का है, वो कंटेंट क्रिएटर जिसके नोट्स हमें मिले थे। हाँ बिल्कुल। वो बता रही थी कि कैसे वो रचनात्मक रूप से बिल्कुल बिल्कुल ठप महसूस कर रही थी। दिन भर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और नतीजा शून्य। और फिर उसने एक बड़ा कदम उठाया। क्या किया उसने? उसने तय किया कि भाई अब अपना इनपुट बदलना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स और वो अनथीन स्क्रॉलिंग की जगह उसने चुनी हुई किताबें पढ़ना शुरू किया, गहरी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, विशेषज्ञों के इंटरव्यू सुने, मतलब क्वालिटी कंटेंट। अच्छा। और असर आप यकीन नहीं मानेंगी, 6 महीनों के अंदर उसके काम की गुणवत्ता एकदम बदल गई, 3 गुना बेहतर। सच में? हाँ, 6 महीने में। हाँ। उसके विचार मौलिक हो गए, ताजे हो गए, उसकी आवाज में एक अलग दम आ गया। ये बिल्कुल सीधा सबूत है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ये सुनने में तो बहुत बहुत प्रेरणादायक लगता है। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे लागू कैसे करें? क्या ये व्यवहारिक है कि हम हर जानकारी को इतना जांचे परखें? देखिए, 2 ठोस तरीके हैं और ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा इरादा चाहिए। हाँ। पहला है इनपुट क्वालिटी ऑडिट। इनपुट क्वालिटी ऑडिट मतलब नियमित रूप से हफ्ते में एक बार या महीने में खुद से पूछें, जो जानकारी मैं ले रहा हूं क्या वो स्रोत भरोसेमंद है? क्या इससे मुझे कोई नई गहरी बात पता चल रही है? क्या ये मेरी सोच को चुनौती दे रहा है या बस मेरी पहले से बनी राय को ही मजबूत कर रहा है? ये जरूरी सवाल है। और सबसे जरूरी, क्या ये मेरे समय की कीमत अदा कर रहा है या बस वक्त बर्बाद कर रहा है? जो स्रोत कमजोर लगें उन्हें पहचानें और हटा दें, कम करें। ठीक है, ऑडिट करना समझ आता है, शायद रोज न सही पर नियमित रूप से। और दूसरा तरीका? दूसरा है 3.1 उपभोग निर्माण नियम। ये बहुत शक्तिशाली है। 3.1 ये क्या है? आसान है। जानकारी लेने में, मतलब पढ़ने, सुनने, देखने में आप जितने घंटे बिताते हैं, मान लीजिए 3 घंटे, ठीक है, तो उसके बदले कम से कम 1 घंटा उस जानकारी के आधार पर कुछ बनाने में लगाएं। बनाने में मतलब लिखना, सोचना, किसी से उस पर चर्चा करना, कोई माइंड मैप बनाना, कुछ भी। इससे क्या होता है कि जानकारी दिमाग में सिर्फ जमा नहीं होती, वो प्रोसेस होती है, जुड़ती है। अच्छा, मतलब सिर्फ लेना नहीं, उसे इस्तेमाल भी करना है। बिल्कुल। सीखना सिर्फ पढ़ने सुनने से नहीं होता, करने से गहरा होता है। ये निष्क्रिय खपत को सक्रिय निर्माण में बदल देता है। मतलब साफ है फिर तो, अगर हम दिमाग में कबाड़ भरेंगे तो सोच और काम भी वैसा ही कबाड़ जैसा ही होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। अपने दिमाग के दरवाजों पर, कह सकते हैं, पहरा देना होगा, सतर्क रहना होगा। ध्यान, अटेंशन, आज के युग की सबसे कीमती मुद्रा है। इसे ऐसे खर्च नहीं कर सकते। सही कहा। सोच समझकर, जानबूझकर जानकारी चुनना ही वही लगातार रचनात्मकता, गहरी सोच और आखिर में सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं है, बल्कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में टिके रहने और आगे बढ़ने का तरीका है। तो एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, कि अगर हमारा ध्यान ही हमारी असली दौलत है, तो क्या हम उसे सोच समझकर सही जगह पर निवेश कर रहे हैं या यूं ही लुटा रहे हैं? असाधारण सफलता, अगर इसका कोई एक पक्का रास्ता है तो वो क्या है? शायद यही कि अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज में झोंक दी जाए। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, ये तो फिजिक्स का नियम है। गति और जड़ता, मोमेंटम। सही। बिखरी हुई ऊर्जा से कभी वो रफ्तार नहीं बनती है ना, बनी नहीं सकती। सोचिए, अगर कई लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ती नहीं है, वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका कोई असर ही नहीं रहता। जैसे एक जग पानी है और आप 5 गिलास भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या मिलेगा? 5 आधे भरे गिलास, किसी काम के नहीं। और हर बार जब हम ध्यान बदलते हैं, उसका एक दिमागी बोझ भी तो पड़ता है। वो पिछला काम कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल सही। स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं इसे। फोकस टूटता है। अब इसी जग वाले उदाहरण को देखें, अगर वही पूरा जग एक ही ग्लास में डाल दें तो वो छलक जाएगा, ओवरफ्लो। एग्जैक्टली। यही है डोमिनेंस का सिद्धांत, प्रभुत्व।
एक सबसे जरूरी लक्ष्य चुनिए और सारे संसाधन मतलब आपका दिमाग, पैसा, वक्त, आपकी भावनाएं, सब कुछ उसी पर लगा दीजिए। तो ध्यान एकदम लेजर जैसा हो जाता है जो बाधाओं को काट सके। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ऐसा तीव्र फोकस न सिर्फ बाधाएं हटाता है, बल्कि वो खुद सफलता को, अवसरों को और संसाधनों को अपनी तरफ खींचता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये बिखरे हुए प्रयास, मल्टीटास्किंग, ये सब क्यों फेल हो जाता है और कैसे सिर्फ एक चीज पर ध्यान साधकर वो असाधारण नतीजे मिल सकते हैं जिनकी हम सबको तलाश है। हाँ, और ये बिखराव आजकल बहुत आम है। इसे कुछ लोग कहते हैं लक्ष्य कन्फेटी सिंड्रोम। लक्ष्य कन्फेटी सिंड्रोम, ये क्या है? ये महत्वाकांक्षी लोगों की एक, कह सकते हैं, नई बीमारी है। दर्जनों छोटे छोटे अलग अलग लक्ष्य जमा कर लेना, जिसे रंगीन कागज के टुकड़े नहीं होते, कन्फेटी, हाँ हाँ, वैसे ही ये गतिविधि का एक भ्रम पैदा करते हैं। लगता है बहुत कुछ हुआ है, पर अंत में क्या बचता है? सिर्फ बिखराव और कुछ नहीं। और ये होता क्यों है? शायद वो नई चीज शुरू करने का एक किक मिलता है, डोपामाइन रश। बिल्कुल वही। जैसे कोई फाउंडर है, आधी रात को स्लैक चेक कर रहा है, या कोई क्रिएटर है जो छुट्टी पर है लेकिन उसे गिल्टी फील हो रहा है कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। ये सब उसी सिंड्रोम का हिस्सा है। और इसी से जुड़ी एक और चीज है, प्रोडक्टिविटी पॉर्न, मतलब काम करने के बजाय काम करने के तरीकों और टूल्स का जुनून पाल लेना। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग घंटों अपनी टू डू लिस्ट ऐप को सजाने में लगा देते हैं, नए नए प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढते रहते हैं, जबकि जो असली जरूरी काम है वो टलता रहता है। वो टलता रहता है। ये असल में एक तरह का बचाव है, टाल मटोल का एक स्मार्ट तरीका। लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, पर असल में हम जरूरी काम से बच रहे होते हैं। सवाल ये नहीं कि मैं सब कुछ कैसे करूं, सवाल ये है कि वो कौन सी एक चीज है जिससे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी ही हो जाएगा। वाह, वो कौन सी एक चीज, ये सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इसके लिए तो हिम्मत चाहिए होगी, अच्छी चीजों को भी ना कहना पड़ेगा। बिल्कुल, साहस तो चाहिए। अच्छी चीजों को, लुभावने अवसरों को मना करना पड़ता है ताकि आप उस एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस कर सकें। तो इस बिखराव से निकलकर फोकस कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल तरीका? एक चीज जो सामने आती है वो है ध्रुव तारा लक्ष्य निर्धारण, नॉर्थ स्टार गोल सेटिंग। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। आपको एक मार्गदर्शक रोशनी चाहिए, एक अकेला सबसे बड़ा लक्ष्य जो एक तय समय के लिए, मान लीजिए 1 साल या 1 तिमाही के लिए, आपकी सफलता को परिभाषित करे। इसे तय कैसे करें? प्रोसेस सीधा है। पहले तो ब्रेन डंप कीजिए, सारे लक्ष्य, सारे आइडियाज जो भी दिमाग में है सब लिख डालिए। ठीक है, सब लिख लिया। फिर खुद से एक सवाल पूछिए, हर लक्ष्य के लिए अगर इस साल सिर्फ यही एक चीज हासिल हुई तो क्या ये मेरे लिए एक जबरदस्त, बहुत बड़ी जीत होगी? अच्छा, इससे क्लैरिटी आएगी। हाँ, इससे वो एक लिंचपिन लक्ष्य सामने आएगा। वो लक्ष्य जो बाकी लक्ष्यों को या तो मुमकिन बना देगा या फिर उन्हें बेकार ही कर देगा। जैसे रेवेन्यू टारगेट आपका ध्रुव तारा हो सकता है और लोगो डिजाइन करना उसे सपोर्ट करने वाला एक छोटा काम। और इसे सिर्फ सोचना नहीं है, शायद इसे लिखना है, सामने रखना है। बिल्कुल, इसे घोषित कीजिए, लिखिए, दीवार पे लगाइए, अपनी टीम से शेयर कीजिए। इससे कमिटमेंट बनता है, एक जवाबदेही तय होती है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? जैसे कोई केस स्टडी? 5 मोर्चे, थक तो जाती होंगी। पूरी तरह बर्नआउट। उन्हें लग रहा था कि बिजनेस उन पर हावी हो गया है, वो उसे नहीं चला रही। फिर उन्होंने विश्लेषण किया और पाया कि उनके ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनाया जिसे हम कह सकते हैं किल स्विच प्रोटोकॉल। एक निर्मम लेकिन बहुत असरदार रणनीति। किल स्विच मतलब बाकी सब बंद। उन्होंने नए 1.1 क्लाइंट लेने बंद कर दिए, डिजिटल कोर्स बंद, किताब लिखना बंद, ब्लॉग बंद कर दिया और उस ट्रैफिक को अपनी कोचिंग वेटलिस्ट पर भेजना शुरू कर दिया। सब कुछ बंद सिवाय एक चीज के। हाँ, अगले 12 महीने उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम पर था। उसे बेहतर बनाया, मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, एक्सपर्ट्स हायर किए, उसे अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट बना दिया। और नतीजा जबरदस्त था। 18 महीने के अंदर उनका रेवेन्यू $1.2 मिलियन पहुंच गया। क्या बात है, 2.5 लाख से $1.25 मिलियन। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कम प्रोडक्ट्स, कम तनाव, ज्यादा शांति, फोकस्ड सफलता। उन्होंने उस एक चीज में मार्केट पर प्रभुत्व जमा लिया। ये किल स्विच प्रोटोकॉल सुनने में जितना पावरफुल है उतना ही डरावना भी लगता है। चीजें छोड़ने का डर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डर तो लगता है, बिल्कुल लगता है, और यहीं पर रणनीति काम आती है।
ये कोई आसान रास्ता नहीं है, पर असाधारण नतीजों के लिए ये जरूरी है। इसे अमल में लाने के लिए एक टूल है 1 वर्षीय फोकस मैप। 1 वर्षीय फोकस मैप, ये क्या है? एक पेज का डॉक्यूमेंट, बहुत सिंपल। पहली लाइन, मेरा साल का ध्रुव तारा लक्ष्य ये है। ओके। और अगली 2-3 लाइनों में 3 मुख्य परिणाम, की रिजल्ट्स। ये मापने लायक नतीजे होने चाहिए, सिर्फ काम नहीं। अच्छा, नतीजे, काम नहीं। जैसे रोज 50 क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना, ये एक नतीजा है, जबकि फेसबुक ऐड चलाना ये काम है। फोकस नतीजे पर होना चाहिए। समझ गई। तो ध्रुव तारा लक्ष्य और उसे मापने वाले 3 मुख्य परिणाम। हाँ, और इसी फोकस मैप का एक एक्टिव हिस्सा है वो किल स्विच वाली बात। उस मैप के पीछे एक न करने वाली सूची बनाइए, नॉट टू डू लिस्ट। ना करने वाली सूची, ये दिलचस्प है। हाँ, वॉरेन बफेट का जिक्र आता है अक्सर कि सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। ये वही सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं करेंगे। और इसे बनाए कैसे रखें? ध्यान तो भटकता है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, 2 चीजें, और हर हफ्ते 15 मिनट का ऑडिट। शुक्रवार को बैठिए और देखिए मेरा ध्यान कहाँ भटका, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बर्बाद हुआ। साप्ताहिक समीक्षा। हाँ, और दूसरी चीज, हर तिमाही एक सफाई, क्वार्टरली पर्च। हर 3 महीने में बैठकर देखिए कि कौन से गैर जरूरी चीजें या कमिटमेंट्स वापस घुस आए हैं और उन्हें पहचान कर खत्म कीजिए। ये रणनीतिक त्याग है, कमजोरी नहीं। तो सबक एकदम साफ है। बटा हुआ ध्यान मतलब बटे हुए नतीजे। लेजर जीतता है, बिखरा हुआ बल्ब नहीं। बिल्कुल, सब कुछ करने की इच्छा एक जाल है। ये जो छोटे मोटे अवसर छूट जाने का डर होता है ना, फोमो, वो अक्सर उस एक बड़े अवसर को हमसे छीन लेता है जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकता था। तो इसके लिए शायद अपनी पहचान भी बदलनी होगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसे सम्मान की निशानी मानना बंद करना होगा। सही कहा, व्यस्त नहीं, केंद्रित होना गर्व की बात होनी चाहिए। महानता चीजें जोड़ने से नहीं आती, बल्कि बेरहमी से सोच समझकर गैर जरूरी चीजें घटाने से आती हैं। आपका वो सबसे बड़ा काम, वो सबसे बड़ा नतीजा आपका इंतजार कर रहा है, बस उन सारी दूसरी चीजों के ढेर के पीछे जिन्हें आप अभी शायद जरूरी समझ रहे हैं। उसे खोजिए, उस एक चीज को, और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। बाकी सब शोर को खत्म कीजिए और कुछ ऐसा बनाइए जो वाकई मायने रखता हो, कुछ ऐसा जो टिकाऊ हो। शांति को प्राथमिकता देना ये कोई कमजोरी नहीं है, असल में ये वो साफ सोच है, वो क्लैरिटी जो आपके फैसलों को और तेज बनाती है। हाँ बिल्कुल। और आराम, आराम कोई लग्जरी नहीं है। ये काम को सही ढंग से करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। सही बात है। आजकल तो जैसे सब भाग रहे हैं, हसल कल्चर जिसे कहते हैं, उसमें ये बात शायद थोड़ी उल्टी लगे। ऐसा लगता है जैसे बिजी रहना ही अच्छा है। लेकिन ज्यादा काम का मतलब हमेशा बेहतर नतीजे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। ये सोचना ही गलत है कि कैलेंडर भरा है तो मतलब जिंदगी कामयाब है। हाँ, तो फिर होता क्या है? होता यह है कि दिमाग पर लगातार बोझ रहता है, एक तरह की मेंटल फॉग, एक धुंध सी छा जाती है, और हमारा जो बेस्ट काम हो सकता है वो दब जाता है। अच्छा। और इसके सीधे नुकसान है, जैसे फैसले लेने में थकान, मतलब जरूरी फैसलों के लिए दिमागी एनर्जी ही नहीं बचती। फिर वो शैलो वर्क वाली बात, हम कई कामों को बस ऊपर ऊपर से करते हैं, किसी में गहराई तक जा ही नहीं पाते, ध्यान बार बार भटकता है। और गलतियां वो भी बढ़ जाती होंगी। बिल्कुल, जल्दबाजी में, फोकस की कमी से गलतियां ज्यादा होती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, इनोवेशन रुक जाता है, नए आइडियाज के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। तो ये असल में ये दिखाता है कि हम जरूरी और जो बस अभी जरूरी लग रहा है उसमें फर्क नहीं कर पा रहा है। सही कहा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क। और जब ये प्रेशर बढ़ता जाता है तो फिर आता है बर्नआउट। ये सिर्फ थकावट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्नआउट मतलब शरीर और इमोशंस दोनों की एक क्रॉनिक थकावट, बहुत गहरी। इसके 3 मेन लक्षण होते हैं: हद से ज्यादा थकान, अपने काम से एक तरह का अलगाव, डिस्कनेक्शन, और निराशा। और तीसरा, ये महसूस करना कि आप कुछ असरदार कर ही नहीं पा रहे। इससे उभरना तो मुश्किल होगा फिर। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लगातार आराम और खुद को रिफ्रेश करने का एक रिदम बनाना पड़ता है, जैसे हर घंटे छोटा ब्रेक लेना या हफ्ते में एक दिन पूरी तरह डिजिटल दुनिया से कट जाना। अच्छा, आपने स्ट्रेस की बात की, तो कॉर्टिसोल का क्या रोल है इसमें? वो स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, कॉर्टिसोल। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में ये भर जाता है, और ये क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक सोच के लिए समझिए विनाशकारी है।
कैसे? मतलब क्या करता है ये? ये दिमाग का वो हिस्सा जो प्लानिंग और तर्क करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे एक तरह से सिकोड़ देता है। क्रिएटिव सोच, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, उसे ब्लॉक कर देता है। ओह, और ऊपर से दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, उसे और मजबूत कर देता है। तो हम बस चिंता और रिएक्शन मोड में फंसे रहते हैं। मतलब एक गुस्से वाला ईमेल भी वही असर कर सकता है। हाँ, वो फाइट और फ्लाइट वाला बिल्कुल। शरीर के लिए वो भी एक खतरा ही है। तो फिर रास्ता क्या है? शांति कैसे पाएं? सिर्फ सोना काफी है? सोना जरूरी है पर काफी नहीं। गहरा आराम, मतलब डीप रेस्ट चाहिए। और इसमें सिर्फ सोना नहीं आता। तो और क्या आता है इसमें? ऐसी एक्टिविटीज जिनसे दिमाग को बस भटकने, रिचार्ज होने और हील करने का मौका मिले। जैसे नेचर में टाइम बिताना, माइंडफुलनेस या ध्यान करना, अपनी कोई हॉबी बिना किसी प्रोडक्टिविटी के दबाव के, या जानबूझकर स्क्रीन से दूर रहना, वो जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। और इसके साथ बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना भी जरूरी है। बेहद जरूरी। ये आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपकी सेहत, इन सबको बचाने के गार्ड रेल्स हैं। इसमें कई चीजें आती हैं। जैसे टाइम ब्लॉकिंग, मतलब खास कामों के लिए टाइम फिक्स करना और फिर उसे टालना नहीं। अपनी सीमाएं दूसरों को साफ साफ बताना। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। होता है, पर जरूरी है। जैसे कहना, अभी मेरे पास इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते देख सकती हूँ। और एक और चीज, एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट, ये क्या है? मतलब रेगुलरली ये देखना कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी खत्म करती हैं और कौन सी बढ़ाती हैं। फिर धीरे धीरे उन चीजों को कम करना जो एनर्जी चूस लेती हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, वो जो फाउंडर एलेक्स की कहानी है, वो कैसे फिट होती है इसमें? हाँ, एलेक्स, वो बिल्कुल इसका उदाहरण है कि क्या नहीं करना चाहिए। वो लगातार एक अफरा तफरी में जी रहा था। हमेशा बिजी, हर चीज में हाँ कहना, देर रात तक काम, आधी रात को स्लैक चेक करना शायद। बिल्कुल। नतीजा, कंपनी की ग्रोथ रुक गई। वो इतना व्यस्त था कि सोचने का, स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम ही नहीं था, बस रिएक्ट कर रहा था। तो बदलाव कैसे आया? उसने अपने लिए स्पेस बनाना शुरू किया, जानबूझकर। हर सुबह 2 घंटे सिर्फ सोचने के लिए रखें, कोई फोन, कोई ईमेल नहीं। वाह। शाम 6 बजे काम खत्म करने का पक्का नियम बनाया। और सबसे मुश्किल काम, गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखा। अपनी टीम को ज्यादा फैसले लेने दिए। और नतीजा कमाल का था। एलेक्स ने मार्केट में एक ऐसा नया अवसर देखा जो पहले नजर ही नहीं आ रहा था, और उससे कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की। अच्छा। और उसकी टीम भी, वो शांत माहौल में ज्यादा इनोवेटिव और प्रोएक्टिव हो गई। एलेक्स सिर्फ एक मैनेजर से एक विजनरी लीडर बन गया। ये कहानी साफ दिखाती है कि शांति असल में परफॉर्मेंस का बेस है। शोर कमजोरी है, शांति एक हथियार। बिल्कुल। तो अगर कोई इसे अपनी लाइफ में लाना चाहे, क्या कोई आसान तरीके हैं, कोई टूल्स? हाँ, 2 आसान टूल्स हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला है पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स? हाँ, मतलब हर हफ्ते के आखिर में खुद को 5 चीजों पर रेट करें। क्लैरिटी, एनर्जी, आराम, प्रेजेंस यानी कितनी उपस्थिति है आपकी, और प्रोएक्टिवनेस यानी कितनी पहल कर रहे हैं, 1 से 5 के स्केल पर। ये बस अपनी जागरूकता के लिए? हाँ, बस ये देखने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं। दूसरा टूल है कमिटमेंट स्ट्रेस स्केल। ये क्या है? कोई भी नई जिम्मेदारी लेने से पहले उसे 3 सवालों से गुजारें। पहला, ये आपके लक्ष्यों से कितना जुड़ा है, 1 to 10। दूसरा, ये कितना स्ट्रेस जोड़ेगा, 1 to 10। तीसरा, इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, 1 to 10। दिलचस्प है। और अगर स्ट्रेस और एनर्जी का स्कोर लक्ष्य से जुड़ाव वाले स्कोर से बहुत ज्यादा है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि या तो इसे मना कर दें, या किसी और को दें, या टाल दें। ये बहुत काम का फिल्टर है। जी। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है, असली ताकत बाहर के शोर में नहीं है, वो अंदर की शांति में है। इस दुनिया में जहां हर कोई बस भागे जा रहा है। हाँ, तो सोचिए क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी बढ़त, आपकी सबसे बड़ी एज शांत रहने की आपकी क्षमता बन जाए। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत कैसे बन सकती है? समय ना इंतजार नहीं करता, उसे बनाना पड़ता है। कुछ लोग क्यों बस उम्मीद करते हैं कि टाइम मिलेगा, जबकि जो कामयाब लोग हैं वो उसे अपने सिस्टम में फिट कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ा फर्क है। एक है बस उम्मीद करना और दूसरा है एक्टिवली उसे बनाना। बिल्कुल। जैसे समय कोई बाहर पड़ी चीज नहीं है जिसे ढूंढना है, वो तो एक ढांचा है जिसे डिजाइन करना पड़ता है, एक आर्किटेक्ट की तरह। सही कहा। और ये जो निष्क्रियता है ना,
कि टाइम मिलेगा, ये आती है समय की मतलब गहरी गलतफहमी से और हमारी अपनी सोच से भी। जैसे वो प्लानिंग फैलेसी होती है ना, हम हमेशा सोचते हैं काम जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, हमेशा लगता है ये तो बस 2 घंटे का काम है और फिर वो पूरा दिन ले लेता है। बिल्कुल। नतीजा क्या होता है? हम बस रिएक्ट करते रहते हैं, जैसे जैसे कोई फायर फाइटर हो, एक आंख बुझाई दूसरी तरफ भागे। असल सवाल ये है, समय खोजा नहीं जाता, तो फिर इसे गढ़ा कैसे जाए, इसे बनाया कैसे जाए? तो पहली चीज जो मुझे लगता है तोड़नी जरूरी है वो है हमारी टू डू लिस्ट का भ्रम। हाँ। ये लिस्टें तो बस इरादे हैं, है ना? दिन के जो 24 घंटे की सच्चाई है उससे तो कटी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और इससे होता क्या है? एक तो दिमागी थकान, अब क्या करूं, इस लिस्ट में से क्या उठाऊं, और दूसरा वो ज़ायगानिक इफेक्ट, अधूरे काम दिमाग में घूमते रहते हैं, एक बोझ सा बना रहता है। तो इसका तोड़ क्या है? आपने कैलेंडर ब्लॉकिंग की बात की, ये क्या चीज है? हाँ, कैलेंडर ब्लॉकिंग ये लिस्ट से बिल्कुल उलट है। ये सिर्फ इरादे नहीं, ये जमीन पर उतारा गया नक्शा है, प्लान है। मतलब हर काम के लिए एक तय समय। चाहे वो कोई गहरा काम हो, कोई मीटिंग हो या लंच ब्रेक ही क्यों ना हो। अच्छा, ये आपको मजबूर करता है ये देखने के लिए कि भाई आपके पास असल में कितना वक्त है, और फिर आप सचेत होकर चुनते हैं कि क्या जरूरी है। आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, आप तय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इसे और बेहतर बनाने के लिए मैंने सुना है लोग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नीला रंग शायद गहरे काम के लिए। हाँ, ये बहुत कारगर तरीका है। नीला डीप वर्क, हरा मीटिंग्स, लोगों से बातचीत, पीला अपना पर्सनल टाइम ब्रेक, ग्रे वो छोटे मोटे एडमिन काम। तो एक नजर में ही हफ्ते का पूरा एक्सरे दिख जाता है कि आपका सबसे कीमती रिसोर्स, आपका समय, जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरी बड़ी सच्चाई सामने आती है, हमारी अपनी बॉडी क्लॉक, हमारा क्रोनोटाइप। क्रोनोटाइप? हाँ, मतलब हर घंटा बराबर नहीं होता। कुछ घंटे आपके लिए सोने जैसे होते हैं, कुछ पीतल जैसे। आपकी एनर्जी का पीक टाइम कब होता है? क्या आप सुबह जल्दी उठने वाले लार्क हैं, या देर रात तक जागने वाले आउल, या बीच वाले? अच्छा, ये पहचानना जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से एनर्जी ब्लॉक शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब? कि जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे ज्यादा दिमागी ताकत मांगता है, उसे तब करें जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो। एग्जैक्टली, वो क्रिएटिव काम, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उससे अपने पीक टाइम में करें। और जो थोड़े कम मुश्किल काम हैं, जैसे ईमेल देखना, कॉल्स करना, वो मीडियम एनर्जी वाले टाइम में। और वो उबाऊ एडमिन काम? वो तब जब आपकी एनर्जी सबसे कम हो, या फिर तब आप एक्टिव रेस्ट ले सकते हैं। अपनी बॉडी के रिदम के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। बिल्कुल। अपनी नेचर के खिलाफ जाना तो ऐसा है जैसे लहरों के उल्टी दिशा में तैरना, मेहनत ज्यादा, नतीजा कम। और यहीं पर शायद वो पार्किंसन का नियम भी फिट बैठता है कि काम उतने ही समय में फैलता है जितना उपलब्ध हो। हाँ हाँ, पार्किंसन लॉ। ये कोई रहस्य नहीं, ये बस इंसानी फितरत है। अगर आप किसी रिपोर्ट के लिए पूरा दिन देंगे ना, तो वो पूरा दिन ले ही लेगी। क्यों? क्योंकि कोई डेडलाइन का प्रेशर नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है। लेकिन अगर उसी रिपोर्ट के लिए सिर्फ 90 मिनट का एक फिक्स्ड ब्लॉक तय कर दें तो अचानक एक अर्जेंसी आ जाती है ना? दिमाग फालतू चीजें हटा देता है, सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करता है। वो काम की जो जटिलता है वो उस टाइम फ्रेम में सिकुड़ जाती है। हाँ, कैलेंडर ब्लॉकिंग इसी सिद्धांत का, इसी प्रेशर का फायदा उठाता है। वो जो उदाहरण देते हैं कभी-कभी कि कोई फाउंडर आधी रात को स्लैक चेक कर रहा है, हाँ, क्या वो वाकई उसके पीक टाइम का सही इस्तेमाल है? शायद नहीं। ये बस एक रिएक्शन है, कोई सोचा समझा डिजाइन नहीं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को, मतलब एनर्जी लेवल, जरूरी काम, समय की सीमा, इन सब को एक साथ कैसे बुने, यहीं पर आता है टाइम लॉक प्रोटोकॉल। टाइम लॉक प्रोटोकॉल, ये क्या है? हफ्ते की शुरुआत से पहले या वीकेंड पर आप बैठें और सोचें, अगले हफ्ते की वो 1, 2 या 3 सबसे जरूरी कीस्टोन गतिविधियां कौन सी हैं? कीस्टोन मतलब वो बड़े पत्थर जो भले ही आज अर्जेंट ना लगें पर आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। हाँ, वही जो असल में सुई को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखें कि आपकी पीक एनर्जी का टाइम कौन सा है। अब अपना कैलेंडर खोलें और इन कीस्टोन कामों के लिए अपने पीक एनर्जी वाले टाइम में अपॉइंटमेंट बुक करें अपने साथ। अपने साथ अपॉइंटमेंट? अच्छा। और ये अपॉइंटमेंट्स अटल हैं, इन्हें टाला नहीं जा सकता, ये टाइम लॉक्ड हैं। और फिर बाकी सब कुछ इनके आसपास शेड्यूल करें, मीटिंग्स, छोटे काम, ब्रेक। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, इन टाइम लॉक की हिफाजत करें, जैसे आप किसी बहुत जरूरी क्लाइंट मीटिंग ही करते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोई कहे कि इस टाइम मिलना है, तो ये नहीं कहना कि मैं व्यस्त हूं, कहें
उस समय मेरी एक पहले से प्रतिबद्धता है, लेकिन मैं X बजे या Y बजे फ्री हूँ। ये ज्यादा पावरफुल लगता है। ये माफी मांगना नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप अपने समय के कंट्रोल में हैं। उस एथलीट वाला उदाहरण याद है जो नौकरी के साथ ट्रेनिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी? हाँ, उसने सुबह 6 से 9 बजे का टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए लॉक कर दिया, फोन एयरप्लेन मोड पर। और नतीजा? ट्रेनिंग में जबरदस्त कंसिस्टेंसी आई, चिंता कम हुई और वो नेशनल लेवल तक पहुंच गई। उसने समय पाया नहीं, उसने समय बनाया। बिल्कुल। या वो क्रिएटर वाला उदाहरण जो आराम करते हुए भी गिल्टी महसूस करता है। उफ, हाँ, ये बहुत कॉमन है। टाइम लॉक या साफ कर देता है कि आराम भी जरूरी है, वो प्लान का हिस्सा है, कोई चोरी का वक्त नहीं। सही कहा। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स नहीं है, ये असल में अपनी प्राथमिकताओं को जीने का एक तरीका है। आप समय के शिकार नहीं, उसके डिजाइनर हैं, वास्तुकार हैं। और ये एक बार का काम नहीं है। हर हफ्ते अपने बनाए हुए ब्लूप्रिंट को देखें। क्या चीज काम की है, क्या नहीं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर हफ्ते एक बेहतर आर्किटेक्ट बनते जाते हैं। तो सोचने वाली बात यही है, अगर समय एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं, तो अगले 24 घंटों में आप अपनी पहली सबसे जरूरी ईंट कहाँ रखेंगे? समय ढूंढना बंद करें, उसे बनाना शुरू करें। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा मतलब बेहतर, और जोड़ो और करो, पर सच कहूं तो ये जो जटिलता है ना, ये कई बार डर छुपाती है या शायद अहंकार। और ये जो व्यस्त दिखने की होड़ है, ये असल में एक जाल है। उपलब्धि नहीं, असली ताकत जोड़ने में नहीं, घटाने में है, चीजें हटाने में, गैर जरूरी को। तभी स्पष्टता आती है, रफ्तार आती है। लक्ष्य ज्यादा करना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कम से ज्यादा पाना। तो आज इसी पर बात करते हैं, सरलता की शक्ति। घटाओ और तेजी से काम करो। हाँ, और इसकी जड़ में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, पेरेटो 80-20 नियम जिसे कहते हैं। और ये कोई बिजनेस स्कूल का नया फंडा नहीं है, ये तो प्रकृति ने है। करीब 80% नतीजे जो हमें मिलते हैं वो सिर्फ 20% वजहों से आते हैं। अच्छा, 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से? बिल्कुल। सोचिए, किसी बिजनेस में देख लीजिए, लगभग 80% कमाई शायद उनके टॉप 20% ग्राहकों से ही आ रही होगी। या आप अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, जो सबसे सार्थक काम होते हैं, जिनसे असल फर्क पड़ता है, वो शायद आपके सिर्फ 20% कामों का नतीजा हो। बाकी 80% वो अक्सर बस शोर होता है, हमें व्यस्त रखता है। बाप रे, मतलब ज्यादातर जो हम करते रहते हैं दिन भर, वो शायद सिर्फ हमें दौड़ा रहा है, कहीं पहुंचा नहीं रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। पर मुश्किल ये है, जैसा आपने कहा, कि इसे जानना एक बात है और उस 80% को छोड़ने की हिम्मत करना वो दूसरी बात है। शायद हमें लगता है हम कुछ खो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो मुश्किल है। हमारी फितरत ही जोड़ने की है ना। कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा इसमें ये और जोड़ देते हैं। लेकिन घटाओ सोच इसे पलट देती है। सवाल ये नहीं कि क्या जोड़ें, सवाल है क्या हटा सकते हैं। हटाने से क्या होता है? रुकावटें कम होती हैं, निर्भरता घटती है, सिस्टम ज्यादा मजबूत बनता है, सरल। हर नई चीज जो आप जोड़ते हैं वो फेल होने का एक और रास्ता भी तो खोलती है। सही बात है। और यहीं पर शायद वो निर्णय वृक्ष छंटाई वाली बात आती है ना। जैसे हमारे सामने कई रास्ते होते हैं, कई विकल्प, एक पेड़ की शाखाओं की तरह। और जब बहुत सारी शाखाएं हों तो कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता कहाँ जाएं। छंटाई का मतलब है जानबूझकर कुछ रास्ते बंद करना, कुछ विकल्प हटा देना। हाँ, ताकि फोकस बढ़े। बिल्कुल, ताकि पेड़ यानी हमारा ध्यान ज्यादा मजबूत हो। कम विकल्प मतलब तेज फैसले, जैसे अलमारी में सिर्फ 3-4 रंग के कपड़े रखना या एक टाइम पर सिर्फ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। इससे दिमागी बोझ कम होता है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो आधी रात को फोन चेक कर रहा है, सोच रहा है कि वो कितना प्रोडक्टिव है। क्या वो सचमुच 20% वाले जरूरी काम पर है या बस व्यस्त है? मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक सलाहकार थी, 20 से ज्यादा अलग अलग तरह की सेवाएं देती थीं और नतीजा हमेशा व्यस्त, भागदौड़, कमाई एक जगह अटक गई थी और वो बिल्कुल बर्नआउट के करीब थी। हाँ, ये बहुत आम कहानी है वैसे। फिर उन्होंने पेरेटो लेंस लगाया, देखा कि उनकी एक महंगी सर्विस थी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वर्कशॉप। सिर्फ वो एक सर्विस उनके कुल मुनाफे का 75% ला रही थी, जबकि वो उनके कुल काम का शायद 15% ही था।
ओहो, 75% मुनाफा सिर्फ 15% काम से। हाँ, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, बाकी 19 सेवाएं बंद कर दी। एकदम कट, वेबसाइट बिल्कुल साफ सुथरी, सिर्फ एक चीज पर फोकस, स्ट्रेटजी वर्कशॉप विशेषज्ञ और निर्णय वृक्ष छटाई। सिर्फ वर्कशॉप के लिए हाँ, बाकी सब या तो मना या किसी और को रेफर। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त था। 1 साल के अंदर आमदनी दुगनी हो गई। वाह। पर पैसे से भी ज्यादा बड़ी बात थी काम में सुकून, गहरी विशेषज्ञता की भावना, इंडस्ट्री में एक पहचान बनी। उन्होंने घटाकर सफलता पाई, व्यस्तता को असर से बदला। ये कहानी ये दिखाती है कि घटाने में कितनी ताकत है, पर इसे रोज कैसे करें? मतलब कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, है ना? बिल्कुल। एक तरीका है जिसे साप्ताहिक उन्मूलन विधि कह सकते हैं। हर हफ्ते, मान लीजिए शुक्रवार को, आधा घंटा निकालिए, बैठकर लिस्ट बनाइए, आपके सारे रेगुलर काम, मीटिंग्स, सब्सक्रिप्शंस, जो भी। अब ईमानदारी से पहचानिए वो 80% चीजें जो सिर्फ 20% या उससे भी कम नतीजे दे रही हैं। फिर उनमें से सिर्फ एक चीज चुनिए, सिर्फ एक, जिसे आप इस हफ्ते हटाएंगे या ऑटोमेट करेंगे या किसी और को सौंप देंगे। और सोचना नहीं है, बस कर देना है, तुरंत। से गुजारना कैसा रहेगा? 5 सवाल खुद से पूछें। पहला, क्या ये मेरे मुख्य लक्ष्य से सीधा जुड़ता है? हाँ या ना? दूसरा, क्या ये मेरे सिस्टम को, मेरे जीवन को सरल बनाएगा या और उलझाएगा? तीसरा, क्या ये मुझे ऊर्जा देगा या मेरी ऊर्जा खींचेगा? चौथा, इसे हाँ कहने की कीमत क्या है? मतलब किस ज्यादा जरूरी चीज को मैं ना कह रही हूं? और 5वां, सबसे जरूरी, क्या यही नतीजा कुछ हटाकर पाया जा सकता है बजाय कुछ जोड़ने के? अगर इन सवालों के जवाब साफ हाँ में नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जवाब नहीं होना चाहिए। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। बहुत बढ़िया, ये फिल्टर जरूरी है, क्योंकि देखिए सरलता जो है ना, वो बांस की तरह होती है, लचीली, मजबूत और तेजी से बढ़ती है। और जटिलता वो एक भारी भरकम मशीन की तरह है, नाजुक होती है, बहुत रख रखाव मांगती है और दबाव पड़ने पर टूट जाती है। जटिलता स्पीड की दुश्मन है। तो अपनी व्यस्तता का ढिंढोरा पीटना बंद करना होगा, है ना? बल्कि इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि आज हमने क्या हटाया, क्या गैर जरूरी कम किया। यही असली असरदार होने का रास्ता है। यही चीज अमल करने की रफ्तार को बिजली की तरह तेज करती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कुछ जोड़ने का मन करे, एक पल रुकिए, पहले पूछिए इसकी जगह क्या हटाया जा सकता है।